हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 4 है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें क्या आईसीआई के स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन है और क्या टेस्ट योर नॉलेज के अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर गिवन सम्स को अच्छे से समझ लेते हो तो जो ये चैप्टर है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये आपका 100% क्लियर हो जाएगा। कंडीशन यही है कि वीडियो को बिना ही फास्ट फॉरवर्ड किए या बिना स्किप किए हुए पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। हम आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट और ईच एंड एवरी सम्स करवाने वाले हैं। अगर कोई सम्स किसी दूसरे सम्स के जैसा सेम टू सेम्स होगा तो वो हम आपको होमवर्क दे देंगे कि अगर कोई सेम टू सेम ही है, जो मैंने एक करवा दिया है और दूसरा उसके जैसा कॉपी पेस्ट है, तो वो हम आपको होमवर्क दे देंगे। उसके अलावा जितना भी डिफरेंट टाइप का सम्स है ये सारा हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। आईसीएस स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन दिया हुआ और जो आंसर दिया हुआ वो हम आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। एक बार सुन लेने के बाद दो चीज होगा। एक बार सुन लेने के बाद क्या है कि आपको क्वेश्चन और आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, आंसर भी पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज जो आपको करना है वो, क्योंकि आप समझ लिए हो तो वीडियो को पॉज कर देना और उसका लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये था पहला बात जो मुझे आपको बताना है। दूसरा बात कि जो पास्ट ईयर के 10-15 अटेम्प्ट के आरटीपी हैं, आप उस आरटीपी में देख लेना कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा गया है कि नहीं, जो कि आपको इस चैप्टर्स में मैंने नहीं करवाया है। एक्चुअली में मैं आपको जो ये वाला चैप्टर करवा रहा हूं ये May 25 में जो स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल है एंड ऑनवर्ड्स के लिए उस पीडीएफ से करवा रहा हूं। अगर आप बोलोगे कि अगर आपको जनवरी 25 में एग्जाम देना है तो आप जो है वो आपके लिए ये वाला मटेरियल, जो ये वाला पीडीएफ है वो चलेगा कि नहीं, तो हाँ आपके लिए भी चलेगा, क्योंकि जनवरी 25 का मटेरियल हो या नवंबर 24 का मटेरियल हो, इस सभी मटेरियल में और May 25 का जो सी इंस्टीट्यूट ने नया मटेरियल लॉन्च किया है उसमें बस एक ही क्वेश्चन का फर्क है, जो कि टेस्ट योर नॉलेज के सबसे लास्ट में, जहां टेस्ट योर नॉलेज खत्म हो जाता है चैप्टर के लास्ट में, तो वहां एक केस स्टडी सी इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है, जो कि May 25 एंड ऑनवर्ड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने एक केस स्टडी डाल दिया है। जो केस स्टडी जनवरी 25 वाला जो स्टडी मटेरियल है चैप्टर नंबर 10 का, उसमें नहीं डाला हुआ है। ओके, तो आप ये वाला वीडियो अगर जनवरी 25 में एग्जाम दे रहे हो तो आप भी देख सकते हो। बस सबसे लास्ट में हम आपको एक केस स्टडी के बारे में बोलेंगे कि एक्चुअली में कि उसके जैसा मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया है और उसमें क्या कुछ नया है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्या करना है कि वो वाला केस स्टडी नहीं करना है अगर आप जनवरी 25 में एग्जाम दे रहे हो तो। अदरवाइज अगर May 25 में एग्जाम दे रहे हो या उसके बाद देने वाले हो तो आपके लिए ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो पीडीएफ है, ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा कॉपी पेस्ट है। अगर कोई 1-2 साल बाद भी एग्जाम देगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो सम्स है, इलस्ट्रेशन है, वो चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, 1-2 नया क्वेश्चन ऐड हो सकता है या एक हट सकता है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ओवरऑल सम्स वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो आप जब भी फ्यूचर में देखोगे, जब कभी भी देख रहे होगे, 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब भी आप देख रहे होगे, आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को समझ लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में फ्यूचर में एग्जाम दोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट और ये सम, इस टाइप का सम्स जब तक दुनिया रहेगा तब तक उस टाइप का ही सम्स रहेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई टैक्स का सब्जेक्ट नहीं है, टैक्स वाला कोई चैप्टर नहीं है, या ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें लॉ का टर्म्स यूज हुआ हो। ये तो एक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है जो कि आने वाले 10, 15, 20 साल, 100 साल तक सेम ही रहेगा। तो फ्यूचर में भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, चलिए एक और बात हम आपको बता दें कि अगर इसके अलावा 2 चैप्टर का हम लोग और अपने YouTube चैनल पे डालेंगे, एक सर्विस कॉस्टिंग का डालेंगे और एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का डालेंगे। तो प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग प्लस सर्विस कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अलावा जो चैप्टर है वो भी मेरा रिकॉर्डेड है, वो हमारे जो वेबसाइट है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उस पर डाला हुआ है, बहुत ही लो प्राइस पर, वो आप ले सकते हो अगर बाकी के चैप्टर आपको चाहिए तो। ये वाले 3 चैप्टर को छोड़ के, क्योंकि ये 3 चैप्टर हम फ्री में डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, प्रोसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और सर्विस कॉस्टिंग, ये तीनों फ्री रहेगा। बाकी जो चैप्टर्स है वो आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो, बहुत ही लो प्राइस पे रहेगा। आपको अगर कोई डाउट हो किसी भी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड तो डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री में है। आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करके या कॉल करके आपका जो भी डाउट है उसका मुझे फोटो भेज सकते हो। हम वो वाला डाउट आपको ऑन कॉल या व्हाट्सएप वॉइस नोट या व्हाट्सएप मैसेज, हम आपको डेफिनेटली इस किसी भी माध्यम से हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। बस शर्त यही है कि आप अगर डाउट होगा तो आप किसी भी तरह उसको सॉल्व करोगे, चाहे मेरे से हेल्प लोगे या यूट्यूब के कहीं और वीडियो से हेल्प लोगे, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, तभी आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें 90+ आ पाएगा, क्योंकि 90+ इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आराम से लाया जा सकता है। बस सारा सम्स आईसीएस स्टडी मटेरियल में पिछले 12-13 अटेम्प्ट का आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, इस सब टाइप में अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया जो कि स्टडी मटेरियल में नहीं है तो वो आपका रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए, आपका 90+ आंख बंद करके आ जाएगा। ओके, चलिए अगर आपको
फिर भी कोई डाउट हो मेरे से पूछना हो स्टडी रिलेटेड या मोटिवेशन रिलेटेड या अदर चैप्टर जो है हमारे वेबसाइट पे, वो आपका बाई करने का मन कर रहा है मगर आपको एक बार मेरे से बात करना है कि वो सब चैप्टर में मैंने क्या करवाया, कैसे मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो, अपना एक बड़ा भाई समझ के कि चलो ये मेरे भैया ही हैं, आप मेरे से मतलब हम आपके भाई हैं, ये समझ करके आप मेरे को अपना एक अधिकार के तौर पे, अपना एक हक के तौर पे मेरे को कॉल करके अपना सारा डाउट पूछ सकते हो। ओके, चलिए अब हम आपको बताना शुरू करते हैं कि प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग जो है, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग जो है ये आपका क्या होता है। सबसे पहले देखो, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक सामान जो है वो सिंगल प्रोसेस से नहीं बनता है। मान लो मेरे हाथ में ये वाला अभी फोन है, ओके, तो इस फोन को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को रेडी किया गया होगा, ओके, रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया गया होगा, फिर इंजीनियर इस पे वर्क किए होंगे, इस सबको इकट्ठा किए होंगे, फिर दूसरे टाइप के इंजीनियर इसमें सॉफ्टवेयर डाले होंगे, तीसरे टाइप के इंजीनियर इसके बाहर से कवरिंग वगैरह किए होंगे या वर्कर किए होंगे, फिर कोई इसको पैक किया होगा, फिर इसको बेचा होगा, फिर ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आया। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक सामान जब बिकने लायक होता है और जब वो रॉ मटेरियल में होता है, इस बीच में बहुत सारे प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है, तभी कोई रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो पाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको बिरयानी खाने का मन है, तो आपके मन होने के बाद आपने क्या किया, सबसे पहले आपने चावल लिया, फिर उसके रॉ मटेरियल को लिया, ये है प्रोसेस नंबर 1, फिर आपने उसको धोया एंड उसको बनाने के लिए दिया, फिर आपने उसमें अदर जो ऊपर से कारीगरी करना है वो आपने किया, उसमें थोड़ा सा किशमिश वगैरह एंड ये सब आपने डाला, ठीक है, फिर आपने पैक करके जिसको भी देना है या खुद के लिए या ये, तो ये करीबन 2-3 प्रोसेस से होकर के गुजरा, तब जाकर के जो आपका विश था या आपको जो चाहिए था वो पूरा हो पाया। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का ये काम है कि हर प्रोसेस में क्या क्या खर्चा लगा है और किसी प्रोसेस में जो है वो कितना रॉ मटेरियल दिए थे, उसके बाद उसने कितना बचा हुआ रॉ मटेरियल को उसने अगले प्रोसेस वाले को भेजा, ये एक सीट में कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको जो है वो 1 kg आटा का जो है वो रोटी बनाने के लिए दिया गया। फॉर एग्जांपल आप मेल हो या फीमेल हो, जस्ट सुन लेना, ओके। आपको अगर 1 kg आटा का रोटी बनाने के लिए दिया गया तो 1 kg आटा आपको दिया, आपका काम था बस आटा को जो है वो पानी डाल करके ऐसे ऐसे कर देना और उसके बाद जो उसको होता है गूंदना होता है, ये करके आप अपनी सिस्टर को दे दोगे, वो उसके बाद उसका वो गोल गोल काटेगी और फिर वो मम्मी को देगी और मम्मी रोटी बनाएगी। तो सबसे पहले जब आपको आटा दिया गया तो 1 kg दिया गया, आपने उसमें पानी डाला और इधर उधर 100 ग्राम आटा गिरा दिया, तो आपने सामने वाले को 900 ग्राम ही आटा दिया, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। फिर 900 ग्राम दिया। अब आपकी सिस्टर जिसको वो छोटा छोटा जो आटा का वो काटना था कि जितना बड़ा रोटी बनेगा, जिससे रोटी बनेगा, उसने उसमें 50 ग्राम इधर उधर गिरा दिया या हाथ में उसका सटा हुआ रह गया फॉर एग्जाम्पल। तो उसने मम्मी को 850 ग्राम दिया। अब मम्मी ने 850 ग्राम का जब मम्मी रोटी बना रही थी तो हो सकता है कि 1-2 रोटी जल जाए या इधर उधर गिर जाए बनाने के टाइम में, तो मम्मी को जितना 1 kg जितना 850 ग्राम आटा में बनना चाहिए नंबर ऑफ पीस रोटी, फॉर एग्जाम्पल 50 पीस बनना चाहिए, मम्मी ने 48 पीस ही बनाया, तो 2 पीस मम्मी से लॉस हुआ। तो हर एक इंसान से कुछ ना कुछ लॉस हुआ। अगर वो लॉस, अच्छे से सुनो मेरे बात को प्लीज अच्छे से सुनो, अगर वो लॉस एक ऐसा लॉस है जो नॉर्मल नेचर का है, नॉर्मल लॉस है। देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉस। पहला लॉस क्या होता है, जो नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस का मतलब है, हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं नॉर्मल लॉस का क्या मतलब है। मान लो कि आप गए दुकान से आप 1 kg सरसों का तेल लेकर के आए, ओके, सरसों का तेल लेकर के आए, तो उसमें 5 ग्राम तेल जो है आपका इधर उधर या जिस बोतल में लेके आए उसमें रह गया या इधर उधर 1-2 बूंद करके गिर गया, 5 ग्राम ऐसे ही गिर गया आपका। तो ये सभी के साथ होता है ऑल ओवर इंडिया में, ओके, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि अगर कोई दुकानदार कोलकाता में तेल बेचता है और वो सूरत से तेल मंगवाता है और उसका पर 1000 kg पे 1-2 kg जो तेल है वो इधर उधर लीक हो ही जाता है, या 5 kg तेल इधर उधर लीक हो जाता है, और ऐसा सभी दुकानदार के साथ होता है। तो दुकानदार क्या करेगा कि जो 1000 kg तेल मंगवाया था ना और उसको मिला 995 kg ही तेल, तो 1000 kg में जितना दाम लगा था ना उतना ही दाम वो 995 kg तेल से ही निकाल लेगा, थोड़ा सा दाम बढ़ा देगा, ओके। तो क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है तो सभी ऐसा करेगा, जिसलिए मार्केट में किसी को पता नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जो ये था इंसान था, उसका जो ड्राइवर है जो उसका सामान लेके आ रहा था वो कोई सस्ता सा नशा कर लिया था, जिस वजह से उससे 1-2 टीन जो है वो कहीं बम्पर आया, जर्किंग आया और उसने ठीक से देखा नहीं और उसका सामान उसमें डिस्ट्रॉय हो गया। और जो 1000 kg ऑयल आना था कोलकाता, उसमें से सिर्फ 700 kg ही ऑयल कोलकाता में आया, ओके। तो 300 kg का लॉस हुआ, जो कि सभी के साथ नहीं होता है। अगर वो दुकानदार ये बोलेगा कि जो 1000 kg ऑयल है उसमें जो प्राइस मेरे को पे करना पड़ा है सूरत में,
उतना ही प्राइस हम 700 जो लीटर मेरे को ऑयल मिला है हम उससे वसूलेंगे, तो डेफिनेटली उसका पर लीटर का प्राइस बहुत ज्यादा भाग जाएगा। और ऐसा सभी के साथ मार्केट में नहीं हुआ रहेगा, इसलिए दूसरे दुकान में वो सामान सस्ता में बिकेगा और इसके दुकान में वो सामान महंगा में बिकेगा, और ये आदमी कभी सामान बेच ही नहीं पाएगा। तो ये आदमी भी ये सोचेगा कि भाई जब मेरा बिकेगा ही नहीं तो हम वही करते हैं जो मार्केट में सब करता है। ये बोलेगा कि जनरली लोगों का कितने का नुकसान हो रहा था, तो जनरली लोगों का 5 लीटर से का नुकसान हो रहा था, इसका तो 300 लीटर का नुकसान हुआ। तो 300 में 5 लीटर को ये बोलेगा नॉर्मल लॉस, ओके, और 295 लीटर को ये बोलेगा एबनॉर्मल लॉस। अब क्वेश्चन ये आता है कि एबनॉर्मल लॉस को किस रेट पर जो है वो वैल्यू करें। तो एबनॉर्मल लॉस, ओके, या एबनॉर्मल लॉस को उसी रेट पर वैल्यू करते हैं जिस रेट पर ये सामान किसी को बेचेगा कस्टमर को। समझ में आ रहा है आपको? ओके, समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको किसी सम्स के थ्रू समझाऊंगा कि एबनॉर्मल लॉस किस रेट पर वैल्यू होगा, लेकिन नॉर्मल लॉस जो है वो बहुत कम रेट पर वैल्यू होता है। आप एबनॉर्मल लॉस को उसी रेट पर वैल्यू करोगे जिस रेट पर आप किसी को सामान बेचते हो, लेकिन नॉर्मल लॉस को आप उस रेट पर वैल्यू करोगे जिस रेट में आप कचरा बेचते हो, स्क्रैप बेचते हो। समझ में आया? आप जो है वो 1 kg जो लोहा है उसको 50 रुपीज में बेचते हो, लेकिन लोहा का जो स्क्रैप है उसको आप 20 रुपए में बेचते हो, तो कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर लोहा में एबनॉर्मल लॉस आपका हुआ तो एबनॉर्मल लॉस को भी 50 रुपीज पर ही वैल्यू करोगे, 20 पे नहीं, ओके। लेकिन अगर उसमें नॉर्मल लॉस होगा तो उस नॉर्मल लॉस को 20 के रेट पर वैल्यू करोगे कि चलो नॉर्मल लॉस तो हुआ, कम से कम 20 के रेट पे तो बिक जाएगा। ये खराब ही हो गया, क्योंकि कोई ऑयल अगर खराब हो गया तो वो खाने पीने में यूज नहीं होगा अगर वो सरसों का तेल है तो, लेकिन और उसके अलावा बहुत जगह यूज हो जाएगा। कहीं गाड़ी में जो है वो ग्रीसिंग करने में, साफ सुथरा करने में, कहीं जंग लग रहा होगा तो उस पर लगाने में, कहीं ना कहीं उसका यूज हो जाएगा। इसलिए उसको सस्ते रेट पे बेचा जा सकता है, क्योंकि उसका यूज जो है वो अब वो नहीं रहा जो जिस यूज से हम ला रहे थे। प्राइमरी यूज नहीं रहा, सेकेंडरी टर्शियरी बहुत सारे यूज हैं उसके, इसलिए उसका रेट गिर जाता है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को स्किप नहीं किए होंगे और हम आपको अब आगे बताते हैं। ओके, चलिए हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 से बताना शुरू करते हैं। जितना इलस्ट्रेशन है आईसीए मटेरियल में वो हम सारा आपको समझाएंगे, प्लस टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सब समझाएंगे। अगर आप में उतना धैर्य है, पेशेंस है, तो आप अच्छे से सुनिए। उसके बाद एक भी सम्स में आपका डाउट नहीं रहेगा। बस मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो ये कि वीडियो को पॉज करके आप रिटन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में सारा सम्स सारा उसका सोल्यूशन समझा देंगे। आपको सब समझ में आ जाएगा, इस बात का गारंटी है। ओके, क्योंकि हम एक भी वर्ड छोड़ेंगे नहीं। आप वीडियो को बैक कर लेना, यूट्यूब पे ये वीडियो फ्री में जा रहा है तो आप वीडियो को बैक कर लेना, फिर से सुन लेना कि मैंने क्या बोला। ओके, मैंने उस अमाउंट के बारे में क्या बोला, वो कहां से आया। ओके तो चलिए हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 बताना शुरू करते हैं। एक और बात कि अगर जो चैप्टर्स हैं, जैसे 3 चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये 3 चैप्टर हम यूट्यूब पे फ्री में डाल रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट सब्जेक्ट जो पेपर नंबर 4 है उसके लिए, जो कि May 24 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल से हम डाल रहे हैं, जो कि कॉपी पेस्ट है जनवरी 25 के मटेरियल से। बस एक केस स्टडी जो है सब इस चैप्टर के लास्ट में नया ऐड हुआ, जो कि सिर्फ May 25 वाले बच्चे को करना है एंड ऑनवर्ड्स वाले बच्चे को करना है। जनवरी 25 वाले बच्चे को सबसे लास्ट में केस स्टडी दिया हुआ है बुक में, वो नहीं करना है। ओके, अगर आपको अदर चैप्टर, इस 3 चैप्टर के अलावा अदर चैप्टर चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप वहां से भी बाई कर सकते हो। वहां मैंने अदर सभी चैप्टर को अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम लोग का डाउट सॉल्विंग पूरा फ्री में है। ओके, कुछ और खास इंफॉर्मेशन हम आपको वीडियो में आगे देंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अभी हम आपको 2-4 पहले इलस्ट्रेशन समझाते हैं। ये देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये बोल रहा है कि आपको प्रोसेस अकाउंट्स बनाना है, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट। हर प्रोसेस का कॉस्ट दिखाना है, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस दिखाना है एंड टोटल कॉस्ट दिखाना है। एंड आपको 240 यूनिट्स जो है वो टोटली दिया गया है बनाने के लिए। ओके, अब आप यहां आ जाइए। ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है और ये प्रोसेस 3 है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आप हो, आपका नाम फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे मेरा नाम रवि है, आपका नाम मान लो कि रवि है। ओके, तो ये वाला जो प्रोसेस 1 है ये रवि को दिया गया। ये वाला जो प्रोसेस 1 है वो उसकी सिस्टर, फॉर एग्जांपल उसकी जो सिस्टर है वो मान लो कि प्रेरणा है। ओके, तो ये जो प्रेरणा है, प्रेरणा को ये वाला प्रोसेस दिया गया, और जो हमारी मम्मी है प्रोसेस 3 उनको दिया गया। ओके, तो 240 यूनिट सबसे पहले प्रोसेस 1 वाले को दिया जाएगा कि लो ये 240 यूनिट के पीछे ये खर्चा है जो तुमको करना है। तो टोटल में मेरे को बता दिया गया कि मटेरियल के पीछे इतना खर्चा होगा। जिस 240 यूनिट के पीछे मटेरियल का खर्चा मैंने इतना कर दिया, लेबर का खर्चा इतना कर दिया, अदर एक्सपेंस का खर्चा इतना कर दिया। कुछ और खर्चा लगा जिसका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो 85,000 लगा, और बोल रहा है कि 85,000 को तुम वेजेज के रेशियो में बांट देना। वेजेज का मतलब होता है ना लेबर को ही वेजेज बोलते हैं, लेबर को ही वेजेज बोलते हैं, लेबर के कॉस्ट को ही वेजेज बोलते हैं। तो ये जो 85,000 है ना, उसको आप यहां पर 80,000, 2 लाख और 60,000, यानी 8,
20 और 6 के रेशियो में आप इस 85,000 को बांट देना प्रोसेस 1 to 3 में। ओके, तो आपको प्रोसेस 1 का सारा खर्चा पता चल जाएगा, उसी का टोटल करके प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दो, फिर प्रोसेस 2 का सारा खर्चा दिखा दो, उसी का टोटल करके प्रोसेस 3 में ट्रांसफर कर दो, और हो गया सम्स खत्म। ओके, तो चलिए हम आपको सोल्यूशन दिखाते हैं, बहुत ही आपको सिंपल सा लगेगा। आपको क्या करना है कि जितना खर्चा दिया हुआ ना क्वेश्चन से देख करके कॉपी पेस्ट कर लेना, और अदर एक्सपेंस कैसे निकालना ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको इसी सम्स के सबसे नीचे में दिखेगा कि अदर एक्सपेंस उन्होंने कैसे निकाला है। ओके, आप वो देख सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि वेजेस का जो रेशियो है 820 और 6 के रेशियो में आपको 85,000 को बांटना है। तो रेशियो आपको मैंने बता दिया, अमाउंट बता दिया, आप निकाल लेना। तो इसके लिए जो है 20,000 आएगा। तो अब आप क्या करना, ये सभी अमाउंट को जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सभी अमाउंट को आप 240 से डिवाइड कर देना, क्योंकि आपके पास 240 यूनिट है, और इस कॉलम में लिख देना, ये वाले कॉलम में आप लिख देना। लिखने के बाद आप क्या करना, जो इसका टोटल आया वो आप प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर देना, जो इसका टोटल आया देवियों और सज्जनों ये आप प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर देना। बस यही वाला, क्योंकि आप प्रोसेस 2 के क्रेडिट साइड में लिखे हो इसीलिए आपको प्रोसेस 2 के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा कि ये मैंने प्रोसेस 1 से रिसीव किया। बाकी सब कॉपी पेस्ट है, क्वेश्चन से देखना है, 240 यूनिट से डिवाइड करना है और यहां पर कॉपी पेस्ट डाल देना है। ओके, सिमिलरली प्रोसेस 3 में आपको वही चीज करना है कि भाई प्रोसेस 2 से आया हुआ है इतना, बाकी ये कॉपी पेस्ट है, 240 यूनिट से डिवाइड करना है, और फिनिश गुड्स में यानी प्रोसेस 3 के बाद तो वो सामान बन गया ना, उसके बाद तो किसी और प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं होगा, इसीलिए फिनिश स्टॉक वर्ड यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको जो बताया। और यहां पर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया ये उन्होंने दिया हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसीलिए हम ज्यादा इसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं अभी। अब हम आपको जो इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट है उसको हम समझाते हैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 आने ही वाला है। रुको, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या इलस्ट्रेशन कराएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इन्होंने इसमें बोला कि मटेरियल जो है वो इशू किया गया प्रोसेस 1, 2 और 3 को, यानी रवि, प्रेरणा और हम दोनों की जो मम्मी है उनको इशू किया गया। ओके, हम लोग 3 आदमी मिलकर के उस सामान को बना रहे हैं। तो हम लोगों को ये बोला गया इस क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है वैसा ही जो इलस्ट्रेशन 1 है, बस इसमें नॉर्मल लॉस डाल दिया कि देखो नॉर्मल लॉस इतना है। तो हम लोगों को बोला गया कि देखो तुम लोगों को जो है ना टोटल 10,000 यूनिट दिए हैं, मतलब हम है प्रोसेस 1, तो मेरे को बोला गया कि तुमको 10,000 यूनिट दिए हम। ओके, तो हम बोले ठीक है, तुमको मटेरियल के पीछे इतना, लेबर के पीछे इतना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के पीछे इतना खर्चा करना है और फाइनली उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब मटेरियल के लिए जितना मेरे को बोला गया टोटल खर्चा होगा उसमें से 40,000 मैंने कर दिया, 20,000 प्रोसेस 2 ने कर दिया, प्रोसेस 3 ने इतना कर दिया। ओके, उसके बाद लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा हम तीनों प्रोसेस ने मिलकर के किया। फिर जब 10,000 यूनिट मेरे को दिया गया था ना, तो मैंने अगले वाले प्रोसेस को ट्रांसफर किया सिर्फ 9750 यूनिट ही मैंने अगले वाले प्रोसेस को ट्रांसफर किया। तो अब आप खुद मुझे बोलो कि यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस जो है वो सिर्फ 2% है, नॉर्मल लॉस सिर्फ 2% है, तो 10,000 का 2% होगा कितना, 200 होगा। तो अगर 10,000 का 2% 200 होगा तो मुझे तो 9,800 यूनिट प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन मैंने 9750 यूनिट ही ट्रांसफर किया प्रोसेस 2 को। तो 9,800 और 9750 के बीच में जो डिफरेंस है वो 50 यूनिट का है, उतना यूनिट जो है वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। ये लॉस आप बोलोगे कौन निकालता है, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कौन निकालता है, कोई एक्सपर्ट होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में उसका बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रहता है, और वो बताता है कि इतना परसेंटेज लॉस मार्केट में एक्सेप्टेबल है एज अ नॉर्मल लॉस। तो उसने वो बता दिया, तो 2% उसने बताया, तो 10,000 का 2% 200 ही होना चाहिए। तो लेकिन मेरा हो गया कितने का, मेरा हो गया आपका 250 का, तो जो एक्स्ट्रा 50 हुआ वो एबनॉर्मल लॉस है। तो जो 200 का लॉस हुआ ना, उसको किस रेट में बेच सकते हैं नॉर्मल लॉस को, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, तो हम मानेंगे ना कि उसको 0 रुपया में बेच सकते हैं, उसको बेच ही नहीं सकते। और जो बाकी का 50 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ उसको उसी रेट पर वैल्यू करेंगे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिस रेट पर हम प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस 1 से। ओके, तो फिर जब हम प्रोसेस 2 में जो है वो ट्रांसफर कर दिए 9750, तो प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 में 9400 ही ट्रांसफर कर पा रहा है, और बोल रहा है 5% का लॉस हुआ। तो अगर आप निकालोगे कि 9750 जो प्रोसेस 2 को मिला था उसे 5% का ही नॉर्मल लॉस करना था, तो 487.5 आ रहा है। लेकिन अगर आप 487.5 आ रहा है उसको आप 9750 से माइनस कर दो तो 9262 इसको करना चाहिए था ट्रांसफर, मगर इसने ज्यादा किया, 9400 इसने ट्रांसफर किया। अभी हम आपको समझाते हैं। देखो प्रोसेस 2 को कितना मिला, 9750 मिला, तो प्रोसेस 2 इसका 5% नॉर्मल लॉस किया, तो इसमें से 5% माइनस कर दो, 9750 का 5% निकाल दो, उसको 9750 में से माइनस कर दो, तो माइनस करने पे 9262.5 आ रहा है, यानी 9263 मान लो, इतना यूनिट जो है प्रोसेस 2 को प्रोसेस 3 को भेजना चाहिए था। लेकिन प्रोसेस 3 को भेजने के टाइम में प्रोसेस 2 ने
9400 भेजा, 9400 भेजा, यानी प्रोसेस 2 ने ज्यादा भेजा। उसको भेजना चाहिए था 9262.5, लेकिन उसने भेजा कितना 9400, यानी 137.5 यूनिट जो है यहां पर वो एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन का क्या मतलब होता है मैं आपको एक बार बताता हूं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस में ऐसा होता है कि जिसको हम लोग स्क्रैप मान चुके होते हैं, या जिसमें ऐसे समझ लो ना कि मान लो 1 kg आटा मेरे को दिया गया, मैंने उसमें पानी डाल करके वो किया और उसमें मैंने 100 ग्राम आटा वेस्ट कर दिया, तो मैंने 900 ग्राम अपनी सिस्टर, जो मेरी सिस्टर थी प्रगति, मैंने उसको दिया। अब उसने उसमें वर्क करके उसने भी 50 ग्राम वेस्ट कर दिया, तो मम्मी को मिला कितना, मैंने 100 ग्राम वेस्ट किया, मेरी सिस्टर ने 50 ग्राम का वेस्ट किया, तो 150 ग्राम माइनस कर दोगे तो 850 ग्राम मम्मी को मिला। तो अब मम्मी को यह बोला गया कि आपको इसमें जो है 50 पीस रोटी बनाना है, लेकिन मम्मी ने उसमें 55 पीस बना दिया। तो आपको नहीं लगता कि मम्मी ने एक्स्ट्रा गेन किया? एबनॉर्मल गेन का मतलब ये नहीं होता कि कोई आसमान से टपक गया या एक्स्ट्रा मुझे मिल गया। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है कि जितना आपका एक्सपेक्टेड था, कि आपको बताया गया था कि सुनो तुमको इतना पीस बनाना है इतना सामान में, आपने उससे ज्यादा बना दिया बिकॉज ऑफ आपका इफिशियंसी, बिकॉज ऑफ मम्मी का इफिशियंसी, मम्मी के हाथ का कारीगरी, उन्होंने जितना बताया गया था उससे ज्यादा बनाया। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। ओके, और एबनॉर्मल गेन भी उसी रेट पर वैल्यू होगा जिस रेट पर प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 को ट्रांसफर करेगा। और प्रोसेस 2 से जब पूछा गया तुम कितना भेजो, तो उसने बोला 9400 मैंने भेजा। ओके, फिर 9400 पर इसने 10% का लॉस किया, तो उसमें 940 माइनस कर दो, 940 माइनस कर दो, फिर जो बचेगा वो प्रोसेस 3 जो है एक्चुअली में फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया। तो चलो मैं आपको यहां पर सम्स के साथ समझाता हूं, और यहां पर बोल रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस का कोई स्टॉक नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड सम्स हम आपको करवाएंगे, डोंट वरी। जहां तक है कि आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए हो, 10,000 यूनिट है, मटेरियल का कॉस्ट इतना है, कॉपी पेस्ट करके सारा खर्चा लिख दो, खर्चा का टोटल कर दो, यूनिट का टोटल कर दो। ओके, यहां पर आप हर एक को डिवाइड करके जो है ना 10,000 से नहीं दिखा सकते। वो इसलिए नहीं क्योंकि पिछले क्वेश्चन बोला था कि आपको यूनिट कॉस्ट भी दिखाना है, और यहां पर क्या है कि आपको एक बार 10,000 यूनिट आप दिखा दिए कि मटेरियल लगा 40,000 डिवाइड बाय 10,000, इतना आपका टोटल में यूनिट है। ओके, यूनिट आपका इतना है, क्योंकि यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने दिखाया था ना यूनिट पर यूनिट का कॉस्ट दिखाया था, इसलिए आपने सभी अमाउंट को उसके 240 से डिवाइड किया था, लेकिन आप पर यूनिट यहां नहीं दिखा रहे हो, यहां आप यूनिट टोटल कितना है आपके पास वो दिखा रहे हो, इसलिए आप एक ही बार 10,000 रुपए दिखाओगे यूनिट वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में आपने सभी अमाउंट को दिखा दिया। अब आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि भाई 2% का लॉस है, तो 10,000 का 2% यानी 200 का लॉस हुआ होगा, लेकिन क्या है क्वेश्चन में बोला कि हम 9750 अगले यूनिट को ट्रांसफर किए, तो डिफरेंस 50 जो है ये आपने एबनॉर्मल लॉस लिख दिया। जैसे जैसे हम टिक कर रहे हैं सॉल्यूशन भी वैसे वैसे ही होगा। ओके, लिख के रख लो, जैसे जैसे हम टिक कर रहे हैं कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, ये सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा। अब उसके बाद आप बोलोगे कि भाई जो टोटल एक्सपेंस है उतना ही को हम इधर भी लिख देते हैं, और ये 10,000 तो मैच ही कर गया, इधर भी मैच कर गया और इधर भी मैच कर गया 10,000। ओके, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि देखो 56,000 मेरा टोटल खर्चा लगा। ओके, जिस 56,000 में आप बोलोगे कि 56,000 मेरा टोटल खर्चा लगा डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट से डिवाइड नहीं करोगे। आप अच्छे से सोचो, अगर आप 1,000 रुपया खर्चा करते हो, 1,000 रुपया खर्चा करते हो 100 यूनिट के पीछे, और आपका 10 यूनिट नॉर्मल लॉस में चला जाता है, तो अभी भी आप 1,000 रुपया ही कमाने का सोचोगे 90 यूनिट के पीछे, तो आप 1,000 डिवाइड बाय 90 जो आएगा ना उतना आप कमाओगे। पहले 1,000 डिवाइड बाय 100 करके पर यूनिट को 10-10 रुपया में आप बेच देते, लेकिन अभी आप 1,000 डिवाइड बाय 90 करके जो आएगा 10 रुपया से थोड़ा ज्यादा आएगा, उतना पे आप बेचोगे पर यूनिट को, ताकि आपका जो नॉर्मल लॉस का जो आपका लॉस हुआ है 10 यूनिट का वो आपका रिकवर हो जाए। इसलिए नीचे में यूनिट को माइनस कर दिया जाता है कि जितना आपका नॉर्मल लॉस हुआ है उतना से यूनिट को घटा दो। ओके, और जो आएगा आंसर इतना पे आपको पर यूनिट को बेचना है। अब आप बोलोगे कि ऊपर में भी कुछ माइनस किया जाता है क्या? यस, माइनस किया जाता है। ऊपर में वो माइनस होता है जितना नॉर्मल लॉस को बेच करके आपका स्क्रैप कितना हुआ है, 200 यूनिट्स हुआ है, नॉर्मल लॉस आपका कितना हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 यूनिट का आपका नॉर्मल लॉस हुआ है। तो इस नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को आप स्क्रैप के रेट पे बेचोगे। क्वेश्चन में अगर दिया रहता है कि स्क्रैप का रेट ये है, तो 200 रुपया इंटू स्क्रैप का रेट करके जो आता है वो ऊपर में माइनस होता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट करके जो आएगा, ये वाला जो रेट है ना, इसी रेट पर एबनॉर्मल लॉस एंड प्रोसेस 2 को जो ट्रांसफर करेंगे ना, दोनों वैल्यू होगा। देखो ये रेट बस हो गया, इसको दिखा दिया। सिमिलरली आपका प्रोसेस 2 में होगा, बस प्रोसेस 2 में भी यही कॉपी पेस्ट करना है आपको। ये वाला यूनिट जो प्रोसेस 1 में आपने क्रेडिट साइड में लिखा था बाई प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 2 के डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा टू प्रोसेस 1, और जो लिखा था वहां पर प्रोसेस 1 में वही कॉपी पेस्ट यहां पे लिखना है।
ये वाला आपको क्वेश्चन से देख करके लिखना है तीनों। लिखने के बाद आप बोलोगे कि 9750 का 5% होगा 488, आप यहां पर दिखा दोगे। आप उसको बेच नहीं पा रहे हो इसलिए यहां पर कुछ नहीं दिखा होगा टोटल में। ओके, तो ये सिर्फ यूनिट में रिड्यूस होगा, अमाउंट कॉलम में यहां जीरो रहेगा। जैसे यहां पर देखो जो नॉर्मल लॉस है ना, वो यहां पर कुछ नहीं लिखे थे, वो इसलिए क्योंकि हम इसको बेच नहीं पा रहे हैं किसी भी रेट पर, तो अमाउंट कॉलम में वो जीरो रहेगा, लेकिन यूनिट कॉलम में घट जाएगा। समझ में आया? अमाउंट कॉलम में यानी टोटल रुपीज के कॉलम में वो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन यूनिट के कॉलम में 200 दिखाए हैं ताकि 10,000 में से 200 घट जाए। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो आपने ये 488 लिख दिया। अब आपको हिसाब करना पड़ेगा। आप इस अमाउंट को मत देखना, अभी आप इस अमाउंट को मत देखना। आप क्या करो कि यहां से लेकर के यहां तक का टोटल कर लो, जिसको मैंने अभी घेरा ना, इसका टोटल कर लो, ये आप पूरा टोटल कर लो। और टोटल करने के बाद आप क्या कर लो कि उसको डिवाइड कर दो, 9750 में से नॉर्मल लॉस, आप अगर जितना को मैंने बोला ना टोटल करने, टोटल करोगे तो इतना रुपए का टोटल आएगा। उसको आप 9750 में से नॉर्मल लॉस वाला यूनिट को माइनस करके जो आएगा इतना से आप, ये वाला रेट आ गया, इसी रेट पर आप प्रोसेस 3 में भेजोगे। देखो यहां पर ये रेट लिखा हुआ है जहां पे हम टिक कर रहे हैं, और इसी रेट पर एबनॉर्मल गेन को वैल्यू करोगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन, क्योंकि आप जब 9750 इधर लिखा और इधर आपने दो टाइप का, क्योंकि आप प्रोसेस 3 में 9400 यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो, आपने वो लिखा, तो इधर वाले का जो टोटल है ना वो आ गया 9888। ये क्वेश्चन में 9400 दिया हुआ। आप जब क्वेश्चन चेक करोगे तो आपको क्वेश्चन में 9400 प्रोसेस 2 के बाद ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको दिखेगा प्रोसेस 3 के लिए। तो 9400 अगर प्रोसेस 2 ट्रांसफर कर रहा है, अगर प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 के लिए 9400 ट्रांसफर कर रहा है, तो वो आप लिख दिए। नॉर्मल लॉस आपने इसका 5% निकाला, तो जो आप यहां पर लिखे कहीं ना कहीं ये ज्यादा है और ये कम है। तो अगर ये कम है तो डेबिट साइड में अगर लिखोगे तो एबनॉर्मल गेन लिखोगे, और क्रेडिट साइड में अगर ये वाला यहां पर कम पड़ेगा तो एबनॉर्मल लॉस होगा। क्योंकि यहां पर डेबिट साइड कम था इसलिए एबनॉर्मल गेन लिखा, लेकिन बाबू लोग रेट जो है ना वो यही होगा रेट। ओके, आप यही वाला रेट डालोगे। आप जिस किसी भी एग्जाम में एग्जाम देने वाले होगे, आप उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का ले सकते हो। हम लोगों का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिमम 60% मैच होने का गारंटी के साथ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल और सीएमए इंटर सभी के लिए। मैच एक्चुअली में 90% से ज्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट में करता है, बहुत सब्जेक्ट में 80% से ज्यादा, बहुत सब्जेक्ट में 70% से ज्यादा करता है। 60% किसी में मैच नहीं करता है, 60% से बहुत ज्यादा मैच करता है। गारंटी हम 60% के मैचिंग का लेते हैं। और आपके एग्जाम में आपको पास होने के लिए ओवरऑल 50% ही लाना है और हर सब्जेक्ट में 40 ही लाना है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस किसी भी अटेम्प्ट में आप एग्जाम दोगे फ्यूचर में, कभी भी जब तक जो है आप जब एग्जाम दोगे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, या आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा, आप जिस अटेम्प्ट में एग्जाम देने वाले होगे कमिंग अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट वहां अपलोड दिखाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पूरा फ्री है। अकाउंट्स, सी इंटरमीडिएट का मैं बता रहा हूं, अकाउंट्स एंड एफएम का फ्री में है, सीए फाइनल का एफआर फ्री में है, फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री है। तो जो फ्री वाला सब्जेक्ट है, आप जिस लेवल में है इंटरमीडिएट का, उसका आप देख करके आपको सेटिस्फैक्टरी लगे तो जो चार्जेबल वाला सब्जेक्ट है जिसका भी बहुत कम प्राइस रहता है, आप वो खुद बाई कर सकते हो, बहुत कम प्राइस रहता है। ओके, आपके मन में कोई भी डाउट हो किसी भी बात को लेकर के, तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना वो मन के दुविधा को दूर कर सकते हो। हम ऑलवेज अवेलेबल हैं, आपका ये भाई आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। सारा डाउट सॉल्विंग, सारे किसी भी टर्म्स में दिक्कत है तो डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंटरशिप बोलो, या कभी कोई डिमोटिवेशन फील कर रहा है तो उसको बूस्ट करना, उसको जो है मोटिवेट करना, ये सारा कुछ फ्री में है। बस कंडीशन यही है कि आप पूरे दिलो जान से अपने पढ़ाई को कर रहे हो। कोई डाउट हो रहा है तो तुरंत पूछ रहे हो, ये नहीं कि टाल दे रहे हो। हम कोई पराया नहीं है, ठीक है। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए कि आप मुझे अपना एक भाई जैसा समझ सकते हो, बड़े भैया जैसे। आपके मन में जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे शेयर करो या कॉल करो, हम किसी भी हाल पे उसको सॉल्व करेंगे। और कोई साउथ इंडियन अगर है तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर इंग्लिश में समझना है तो मैं आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगा। ओके, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज के या कॉल पे, लेकिन जरूर समझाएंगे। तो आप वो पूछना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में देने वाले होंगे, उस अटेम्प्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, गारंटीड फॉर मिनिमम 60% मैचिंग इन योर एग्जामिनेशन। जिस अटेम्प्ट में आप देने वाले होंगे उस अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। चलो, अभी मैं आपको ये प्रोसेस 3 बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है प्रोसेस 1 का। प्रोसेस 1 में आप ये लिखोगे कि भाई देखो प्रोसेस 2 से इतना आया है, उसका ये प्राइस है, ये वाला अमाउंट आप क्वेश्चन से देख करके लिख दिए। उसी का 10% जितना आया है भाइयों एवं बहनों, उसी का 10% का नॉर्मल लॉस है। और ये फिनिश स्टॉक में 8000 यूनिट भेज रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये वाला अमाउंट 9400 है, लेकिन इधर ये 940 और 8000 को ऐड करोगे तो 9400 नहीं आ रहा है। तो जितना से डिफरेंस है वो एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस किस रेट पर वैल्यू होगा, ये रेट निकालना मैंने आपको प्रोसेस 1 के साथ, प्रोसेस 2 के साथ समझा दिया। ओके, वो आप निकाल लेना। चलो मैं आपको अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ओके, चलिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, थोड़ा सा नीचे आइए। आरएसटी लिमिटेड, ओके, आरएसटी लिमिटेड, आरएसटी लिमिटेड प्रोसेस
प्रोडक्ट जेट इनटू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। ये भी कॉपी पेस्ट है पिछले क्वेश्चन के जैसा, बस इसमें जो डेटा दिया हुआ है ना वो अलग तरीके से पेश किया। इसमें बोला देखो तुमको जैसे इसमें दो ही प्रोसेस है, हम मान लो और मेरी सिस्टर, ओके, हम लोग दो प्रोसेस मिलकर उस सामान को बनाते हैं। तो मेरे को 750 यूनिट दिया गया, यानी बोल रहा है कि स्टार्टिंग में तुमको 7500 7500 यूनिट दिया गया, पर यूनिट का दाम 60 रुपीज है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मटेरियल का खर्चा निकल जाएगा। फिर बोल रहा है कि हम जब बना लिए तो हम प्रोसेस 2 को इतना भेजे, और प्रोसेस 2 जब बना लिया तो वो फिनिश गुड्स में इतना भेजा, ओके, यानी उसने फाइनली प्रोड्यूस इतना किया। तो हम बोलेंगे कि मेरे को 7500 दिया गया और मैंने 7050 यूनिट ही ट्रांसफर किया, तो डिफरेंस 450 यूनिट मैंने वेस्ट कर दिया। तो बोल रहा है तुम वेस्ट सिर्फ नॉर्मल लॉस के तौर पे 5% ही कर सकते हो। तो अगर आप 7500 का मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूं, ज्यादा आपको गुमराह नहीं करते हैं, 5% निकालोगे तो 375 ही आ रहा है, लेकिन मैंने लॉस किया 450 का, तो जो डिफरेंस 75 है वो एबनॉर्मल लॉस है, ओके। सिमिलरली आप निकाल लेना प्रोसेस 2 के लिए कि प्रोसेस 2 को बोला गया तुम 10% ही वेस्ट कर सकते हो, इसको मिला 7050, तो 7050 का 10% हो जाएगा 705, 705 हो जाएगा। अब अगर 705 वो वेस्ट कर सकता है तो 705 को 7050 में से माइनस कर दो, जितना आएगा मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। 7050 में से 705 को माइनस कर दो तो बचा 6345, ये उससे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो यहां पर एबनॉर्मल गेन है और कुछ नहीं है। बोला डायरेक्ट वेजेस का खर्चा ये है और उसी का 60% करोगे डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, और उसी का यानी डायरेक्ट वेजेस का ही 20% करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगा। बस ये कोई हार्ड नहीं है, बस इसी डायरेक्ट वेजेस का 65% कर दोगे तो आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस और ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में नया बात यह है कि उन्होंने स्क्रैप को बेचने का रेट दे दिया 12.50 पर यूनिट को आप बेचोगे, यानी 5% जो आपका करके आया था, 5% जो आपका 375 आया था ना, 7500 का 5% करोगे 375 आएगा, उसको 12.50 के रेट पर आप बेच दोगे। तो जब बेच दोगे और आप कॉस्ट पर यूनिट निकालने लगते हो कि किस रेट पर हम एबनॉर्मल लॉस को और अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे उसको वैल्यू करें, तो उस रेट को निकालने में जब आप ऊपर कॉस्ट लिखते हो ना, तो उसमें से ये वाला माइनस कर देना, 375 इंटू 12.50 करके जो आएगा वो माइनस कर देना। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस वाला यूनिट, ये तो मैंने जो आपको पहले सिखाया वो यहां भी सेम रहेगा, बस इसमें नॉर्मल लॉस को बेच के कुछ मिल रहा है वो आ जाएगा, और यहां भी आप देखो नॉर्मल लॉस को बेच करके इतना मिल रहा है पर यूनिट का, तो कोई बात नहीं है। आपको बोल रहा है कि देखो तुम्हारे पास जो फिनिश गुड्स बना वो 6525 बना, लेकिन तुम उसमें 6000 यूनिट को अभी बेचे हो और उसमें 15% का प्रॉफिट कमाए हो, तो कोई बड़ा बात नहीं है, मैं आपको ये वाला समझा ही देता हूं, कोई ओपनिंग खर्चा नहीं है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, 7500 यूनिट दिया गया और उसी को 60 से मल्टीप्लाई करके आपने निकाला मटेरियल का खर्चा। ये सब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर में परसेंटेज दिया हुआ, तो उतना परसेंट करके आपने निकाल लिया। अब उसी का 5% आपने किया 7500 का, तो नॉर्मल लॉस आ गया, लेकिन आप अगले यूनिट में ट्रांसफर कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों 7050, तो ये जोड़ करके जितना आ रहा है ना वो 7500 नहीं है, जबकि इधर वाला टोटल तो 7500 है, तो जो डिफरेंस है 75 का नॉर्मल लॉस है। अब इस नॉर्मल लॉस को किस रेट पर वैल्यू करें, एक चीज ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कभी भी नॉर्मल लॉस को किस रेट पर बेचें, स्क्रैप का रेट वो दिया रहेगा, तो आपने 375 यूनिट आपका नॉर्मल लॉस हुआ, इसको बेच किस रेट पे सकते हो, 12.50, जो करके आएगा ना वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इलस्ट्रेशन 1 के साथ इलस्ट्रेशन 2 के साथ बताया था। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा जितना नॉर्मल लॉस का यूनिट है और स्क्रैप का क्या रेट है उसको आपको लिखना पड़ेगा यहां अमाउंट कॉलम में, और उतना ही अमाउंट को आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो एक रेट आ जाएगा। उसी रेट पे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों आपको प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर कर रहे हो उसको भी वैल्यू करोगे, नॉर्मल लॉस को भी वैल्यू करोगे, ओके। एक और बात, आप अपने कोई फाइनल में आपके भैया होंगे, दीदी होंगी, फ्रेंड होगा, आप उनको फाइनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक बार रेफर करना, क्योंकि वो हमारा गारंटीड है और बहुत हार्ड वर्क से बनाते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें ताकि जो मेरा मेहनत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के पीछे वो सफल हो। लगभग ऑल ओवर इंडिया प्लस नेपाल प्लस दुबई, यूएई साइड जो है, इस सब साइड में, ओमान, ये सब साइड में बहुत सारे लोग हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा लोग जुड़ें। आप भी सीए इंटरमीडिएट के जब भी एग्जाम दोगे तब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का फॉलो करो, फ्री वाले सब्जेक्ट का पहले, उसके बाद चार्जेबल सब्जेक्ट बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है वो आप फॉलो करो। तो आप फाइनल वाले भैया लोगों को रेफर करना, भैया दीदी फ्रेंड जो भी होंगे, फाउंडेशन में कोई होगा तो अकाउंट्स एंड लॉ का देते हैं, अकाउंट्स फ्री में है, तो आप रेफर करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आप रेफर करोगे किसी को या अपने फ्रेंड को ही रेफर करोगे, इसी वीडियो को शेयर करोगे, इस सब काम के करने के बदले मैंने आपको एडवांस में थैंक यू सो मच बोला। और हमारे जो शिव जी हैं, हमारे जो भोले बाबा हैं, वो आपका जो मन में है रिजल्ट वो जरूर पूरा करेंगे, ये हमारा एकदम विश है, ये हमारा प्रार्थना है हमारे आराध्य भगवान शिव से, ओके। चलिए अब हम आपको जो प्रोसेस 2 नंबर है, ये मैं आपको बिना ज्यादा हेजिटेशन के, बिना ज्यादा आपको तकलीफ दिए हुए प्रोसेस 2 समझाते हैं। और प्रोसेस 2 में एक जोक है कि प्रोसेस 2 हम आपको नहीं समझाने वाले हैं क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 2 का
प्रोसेस 2 जैसे बना था, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी ऐसा ही था कि अब नॉर्मल गेन एक बार आ रहा था। बस ये सब कॉपी पेस्ट है, एक ही चीज नया है भाइयों एवं बहनों। ये जो यहां पर प्रोसेस 1 से आया ना, इसका 10% अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको जिस रेट पे बेचेंगे ना वो अमाउंट कॉलम में लिखना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ये वाला तो प्रोसेस 1 का कॉपी पेस्ट है, ये सब कुछ क्वेश्चन में ही देख करके आपको लिखना है जिसको मैंने घेरा। फिर इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन हो रहा है, इसलिए यहीं तक का जो अमाउंट का टोटल है ये आपको कर लेना था देवियों और सज्जनों। फिर आपको ये वाला नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना था उसमें से, और जितना आपका यूनिट है 7050 उसमें से आपको 705 को माइनस कर देना था, और जो आता उसको डिवाइड करके, जो आता यहां पर उसको डिवाइड करके जो रेट आता उसी रेट पर एबनॉर्मल गेन एंड फिनिश स्टॉक में जो भेजोगे उसको वैल्यू करना था। बस हो गया, खेला खत्म है। एबनॉर्मल गेन ही क्यों आया? क्योंकि इधर जब आप अगले फिनिश स्टॉक में 6525 भेज रहे हो और 705 का नॉर्मल लॉस है, दोनों को जोड़ रहे हो तो ये 7050 से ज्यादा है। तो अगर ये 7230 ज्यादा है और इधर 7050 ही है, तो जो डिफरेंस है वो तो इधर दिखना पड़ेगा, तभी तो मैच करेगा ना अकाउंट। तो अगर आप वो डिफरेंस लिखोगे तो उससे इधर डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन बोलते हैं और क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको लिख लिख के सॉल्व तो नहीं करा रहे, मगर मेरा ये विश्वास है, मेरा ये आत्मविश्वास है कि हम आपके मन का जो इस चैप्टर को लेकर के एक मैल बैठा हुआ है, मन में जो एक दुविधा है, उसको हम पूरा साफ कर पा रहे हैं। और इस वीडियो को पॉज करने के बाद हम ये विश्वास करते हैं कि आप उसका लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा एक मतलब एक अश्योरेंस है, मेरा एक मतलब एक विश्वास है कि आप लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लोगे, ताकि वो क्वेश्चन आपको भी वैसे ही आने लगे जैसे मुझे आता है। ओके, चलिए अब मैं आपको फिनिश स्टॉक में कुछ नहीं है, प्रोसेस 2 से ये आया इतने रेट पर, और आप बोलोगे कि भाई देखो प्रोसेस 2 से अगर तुम इस रेट पर आए हो प्रोसेस 2 से, तो इसमें मैंने बेचा है सिर्फ 6000 यूनिट को। ये आया तो 6525 यूनिट, लेकिन मैंने 6000 यूनिट को बेचा है, तो उसमें जो कॉस्ट है ना, हम वही सिर्फ इन गुड्स स्टॉक में दिखा सकते हैं, कॉस्ट का ही पोर्शन दिखा सकते हैं सिर्फ। तो ये तो मैंने कॉस्ट निकाला ना 140.0496, उसी रेट पर हम इसको वैल्यू कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो सीडी में बच जाएगा। और अगर इनकम स्टेटमेंट बनेगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो हम बोलेंगे कि हम 6000 यूनिट को अगर बेचे थे तो उसके पीछे इसका कॉस्ट इतना आया था, जो यहां पर हम लिखे हैं कॉस्ट इतना आया था। ओके, अब हम बोलेंगे कि ये तो इनकम स्टेटमेंट है ना, अगर इसमें कहीं भी मेरा एबनॉर्मल गेन हुआ तो उस एबनॉर्मल गेन में से नॉर्मल लॉस तक का जितना रियलाइज होता, प्लीज मेरे बात को सुनना, इनकम स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने एक बार किसी क्वेश्चन में ऊपर में लिखा है एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो आपने एबनॉर्मल गेन का अमाउंट कैसे निकाला मैं आपको बताता हूं। चलो एक बार लेके चलता हूं आपको, ये देखो, इसको एक बार साफ करते हैं और हम आपको समझाते हैं कि आपको इनकम स्टेटमेंट में क्या दिखाना है। ओके, देखो आपका एबनॉर्मल लॉस हो तो गया, ओके, आपका एबनॉर्मल लॉस हो तो गया, आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है 180 यूनिट का, और पर यूनिट का रेट है 140.0496। क्या एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट को भी आप कम से कम 37.50 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उतने रेट पे बेच सकते हो? यस, बेच सकते हो। तो एबनॉर्मल लॉस आपका हुआ है 180 यूनिट का, लेकिन उस 180 यूनिट को आप कम से कम इतना यूनिट इतना रुपया में तो बेच ही सकते हो। तो आप बोलोगे कि इसमें लॉस हुआ है मेरा 140.0496 पर यूनिट पे, अगर इतना रुपये में बेच ही सकते हैं तो जितना का डिफरेंस है ना उतने का मेरा एक्चुअल में मेरा लॉस है। ओके, तो आप बोलोगे कि भाई मेरा जो मतलब अगर हम आपको एबनॉर्मल गेन समझा रहे हैं, तो एबनॉर्मल गेन में जो ये रेट है ना, उसमें आप उतना नॉर्मल लॉस के रेट पर अगर आप बेच ही देते तो उतना आप माइनस कर दोगे, जो डिफरेंस बचेगा इतना ही एबनॉर्मल गेन की वजह से आपने एक्स्ट्रा कमाया। समझ में आ रहा है? एबनॉर्मल गेन आपको 140.0496 से आ रहा था पर यूनिट का 180 यूनिट के लिए, तो कम से कम नॉर्मल लॉस के पोर्शन तक तो आप ऐसे भी कमा सकते थे। स्क्रैप का रेट 37.50 है, स्क्रैप के रेट से कितना ज्यादा कमाए उतना ही इनकम स्टेटमेंट में आपको दिखाना पड़ेगा। और नॉर्मल लॉस के केस में भी क्या है कि आपका 75 यूनिट का लॉस हो रहा था, तो आप बोल रहे हो कि मेरा 96.7947 रुपीज पर यूनिट का लॉस हो रहा है। जैसे गेन में आप बोल रहे थे 140.0496 का इतने का मेरा गेन हो रहा है, जबकि आपको स्क्रैप माइनस करना पड़ा था नेट गेन कितने का हुआ वो जानने के लिए। तो यहां भी आप 75 यूनिट को कम से कम 12.50 रुपीज पर यूनिट के रेट पर तो बेच ही दोगे ना। तो अगर आप 12.50 रुपीज के रेट पे कम से कम बेच ही दोगे तो आप टोटल इतने का लॉस नहीं बोल सकते, वो माइनस कर दो 96.7947 में से 12.50 जितना आएगा नेट में आपका उतने ही का लॉस है, जो आएगा माइनस करके उसको 75 से मल्टीप्लाई कर देना, इतने का आपका एबनॉर्मल लॉस है। अब आप इधर अब आप खुद ही बोलो, आपको क्वेश्चन में बोला है कि 15% प्रॉफिट पे तुमने बेच दिया, तो जो आपका ये वाला कॉस्ट दिख रहा है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, उसका 115% कर दो, क्योंकि 15% आपने ज्यादा लिया होगा तभी बेचा है, तो 15% ज्यादा लेकर के आपने इतना लिया, तो इधर का टोटल में से ये दोनों को माइनस कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। ओके, अब हम आपको लेके चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन में जिसका नाम है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इस इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोल रहा है
देखो हम आपको एक बार समझाते हैं, ये जो है ना, ये वाला जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है या इस टाइप का जो सम्स है उसको हम आपको समझाते हैं। ओके, ये वाले को हम आपको समझाते हैं, रुको, इसका फॉर्मेट यहां पर दिया हुआ है। फॉर्मेट यहां पर देखो, इक्विवेलेंट यूनिट वाला जो है ना सम्स जो है वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। इक्विवेलेंट यूनिट वाला सम्स हम आपको बताने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि इक्विवेलेंट यूनिट वाला सम्स क्या होता है, तो रुको एक बार मैं आपको समझाता हूं, लेके चलता हूं आपको इलस्ट्रेशन में, प्रॉपर इलस्ट्रेशन में। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, देखो आप अच्छे से समझो। हम आपको बोल रहे हैं आपका नाम, फॉर एग्जांपल आपका नाम जो है वो कुणाल है। ओके, कुणाल अग्रवाल आपका नाम है। मैंने आपको बोला कि देखो कुणाल, आपने आपने क्या खर्चा किया आज, आज आपने क्या खर्चा किया। तो आप बोलोगे कि मैंने आज तो बहुत सारा सामान के पीछे खर्चा किया। तो मैंने बोला आज क्या खर्चा किया सिर्फ वो बताओ। तो आपने बोला जब आपका एक दुकान है, ओके, आपने बोला कि जब हम दुकान ओपन किए तो कुछ ऐसा सामान था जो कल जो है वो आधा बन गया था या 60% बन गया था, बाकी का बचा हुआ था, उसको बनाए और बेच दिए। ओके, फिर आपने फ्रेश में भी बहुत सारे सामान को बनाया और बेच दिया, और बहुत सारा ऐसा सामान था जो आज बनते बनते रह गया मगर पूरा नहीं बना, वो कल कंप्लीट होगा। तो मैंने आपको बोला आज क्या खर्चा किया वो बताओ। समझ में आ रहा है? तो आप बोल रहे हो कि देखिए रवि भैया, आज जो है वो कल जो सामान 60% कंप्लीट हुआ था उसका 40% मैंने आज खर्चा किया। तो आप सबसे पहले वो लिखोगे 40% मैंने आज खर्चा किया। फिर आप बोलोगे कि जो मैंने आज ही पूरा पूरा बनाया और बेच भी दिया वो 100% आज खर्चा हुआ, और जो मैंने आज मान लो 70% तक बनाया लेकिन 30% कल खर्चा होगा, आने वाले कल, आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी जो आज का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें जितना परसेंट मैंने आज खर्चा कर दिया, जितना परसेंट मैंने आज उसको बना दिया है, उतना मेरा आज खर्चा हुआ। यानी प्रीवियस डे का बचा हुआ जितना इनकंप्लीट पोर्शन है जिसको मैंने आज कंप्लीट किया उसके पीछे मेरा खर्चा लगा, प्लस आज जो मैंने फाइनली 100% कंप्लीट किया उसके पीछे मेरा खर्चा लगा, प्लस आज जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें जितना परसेंट तक मैंने बना दिया है उसके पीछे मेरा खर्चा लगा। जितना मेरा आज का खर्चा है अगर हम सिर्फ उसको वैल्यू करके बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फीफो मेथड। ओके, लीफो मेथड जो वेटेड एवरेज मेथड है वो ये कहता है कि कल वाला भी खर्चा है उसको टोटल कर दो आज के साथ, और यूनिट को भी तुम टोटल कर दो। और फीफो मेथड ये कहता है, ये वाला सम्स फीफो का है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। कोई भी सम्स हो, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका सारा इलस्ट्रेशन क्लियर हो, ताकि टेस्ट और नॉलेज के अंदर से अगर कोई सम्स हम आपको होमवर्क दे तो आप आंख बंद करके भी सॉल्व करो तो वो आपका करेक्ट ही हो। ओके, देखो फीफो मेथड ये कहता है कि तुम एक काम करो भाई, अच्छे से सुनो। फीफो मेथड ये कहता है कि मान लो कि मैंने जो कुणाल है, कुणाल भाई को मैंने 1000 यूनिट, उसको बोला मैंने कि ओपनिंग में तुम्हारा 1000 यूनिट था, 1000 यूनिट था, तो वो 1000 यूनिट जो है वो बना हुआ था, यहां पर देखो 1000 यूनिट जो है वो बना हुआ है सिर्फ 60% ही, कल ही बन चुका है प्रीवियस डे में, आज उसने 40% ही बनाया। तो हम उस कुणाल को बोलेंगे कि तुम ये मान लो कि तुम आज तुम 400 यूनिट बनाए हो। समझ में आया आपको? अगर 1000 यूनिट, अच्छे से सुनो, अगर 1000 यूनिट के पीछे आपने 40% ही उसका कंप्लीट किया, क्योंकि 60% एक दिन पहले हो चुका है, तो आपने 1000 यूनिट का 40% यानी आपने 400 यूनिट के पीछे जितना आपका खर्चा लगता उतना ही खर्चा आपको 1000 यूनिट का सिर्फ 40% को कंप्लीट करने के पीछे लगा। प्लीज मेरे बात को समझना, अगर ये फोन बहुत अच्छा है, अच्छे से समझो, मतलब हम बार बार इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कोई भी कमेंट में डाउट अगर पूछेगा, डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, मगर अगर कोई पूछो तो कोई ऐसा चीज ना पूछ दो जो मुझे वीडियो में बता देना चाहिए था। ओके, मेरे को अंदर से जो है वो अंतर ग्लानि ना। ओके, अगर ये फोन मान लो मैं 15,000 में किसी को बेच रहा हूं, ओके, तो अगर कोई ये मैंने 10 दिन पहले लिया है, ओके, रियली मैंने 10 दिन पहले लिया है, तो ये मैं मान लो मैंने 10 दिन पहले इसको लिया है 28,000 में, तो अगर मैं आज इसको 25,000 में किसी को बेच रहा हूं, लेकिन अगर कोई सच में सेकंड और थर्ड हैंड फोन रहेगा तो वो भी क्या एक ही सामने वाले को देंगे तो वो 25,000 दे देगा, या वो 2 देंगे या 3 देंगे तब वो 25,000 देगा, जबकि इसके एक ही देने के बदले वो 25,000 देगा। समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब है कि अगर 1000 यूनिट के पीछे वो आदमी सिर्फ 40% ही आज खर्चा किया है, कुणाल आज 40% ही उस 1000 यूनिट को कंप्लीट करने में खर्चा किया है, यानी अगर 1000 यूनिट के पीछे 1 लाख रुपया लगता तो 60,000 कल प्रीवियस डे में लग चुका है, 40,000 ही आज लगाया है वो, तो 40,000 400 यूनिट अगर उसको सीधा बोलते तुम आज ही बनाओ तो 400 यूनिट को बनाने में जितना लगता अमाउंट उतना ही 1000 यूनिट का सिर्फ 40% बनाने में लगा। समझ में आ रहा है? तो फीफो बोलता है कि हम इक्विवेलेंट यूनिट लेंगे, यानी 1000 यूनिट का तुमने सिर्फ 40% कंप्लीट किया ना, हम तुमसे अगर आज का खर्चा पूछेंगे तो तुम 400 यूनिट को पूरा पूरा बनाए हो, ये बोलना, ये मत बोलना कि 1000 का 40% किए, तुम बोलना कि तुम आज कितना खर्चा किए कंप्लीटेड यूनिट अगर बनाते तो, क्योंकि हम उसका कंपेयर करेंगे कंप्लीटेड यूनिट के साथ।
तो उसके बाद इसने बोला कि देखो हम 10,000 यूनिट और इंट्रोड्यूस किए और अगले यूनिट में ट्रांसफर हुआ 9,000 यूनिट। मेन है अगले यूनिट में कितना, मतलब कितना ट्रांसफर हुआ, मेन है अगले यूनिट में इन्होंने कितना ट्रांसफर किया। इंट्रोड्यूस इन्होंने 10,000 यूनिट किया, 1,000 यूनिट इसके पास पहले से था, तो टोटल 11,000 यूनिट है, जिसमें इसने अगले यूनिट में 9,000 यूनिट ट्रांसफर किया। ओके, तो अगर इसने अगले यूनिट में 9,000 यूनिट ट्रांसफर किया और क्वेश्चन में बोल रहा है फीफो मेथड फॉलो करो, तो डेफिनेटली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो ओपनिंग वाला 1,000 यूनिट है उसको इसने पहले दिया होगा, पहले ट्रांसफर किया होगा, और बाकी का 8,000 यूनिट वो इस 10,000 यूनिट को जो ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ इसमें से इसने 8,000 यूनिट को दिया होगा। तो टोटल 9,000 का हिसाब में फीफो मेथड बोलता है कि पहले जो सामान तुम बना रहे हो उसको पहले दो, तो ओपनिंग वाला 1,000 को इसने पहले दिया होगा और बचा हुआ जो आपका ये है 10,000 वाला यूनिट है उसमें से इसने 8,000 दिया होगा। तो इसने बोला कि देखो जो 60% तुमने खर्चा किया है ना, 60% जो प्रीवियस डे में खर्चा हो चुका, उसके पीछे 1,10,000 का खर्चा हो चुका है, 1,10,000 का खर्चा हो चुका है, और जितना यूनिट आज इसको इंट्रोड्यूस किया गया 10,000 यूनिट वो प्लस 1,000 यूनिट का 40% जो आज ये खर्चा किया है, सबको मिलाकर के 19,30,000 का खर्चा आज हुआ है इसका। आज इसका खर्चा 19,30,000 का है, उसमें ओपनिंग के पीछे जो 40% का खर्चा किया वो भी इंक्लूडेड है, और आज जो नया मतलब यूनिट बनाया वो भी इंक्लूडेड है। ओके, और जो क्लोजिंग में इसका बच गया वो भी इसी में इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है आपको? प्लीज समझना। फिर इसको यहां पे बोला जा रहा है कि तुमने अगले यूनिट में 9,000 यूनिट ट्रांसफर किया, क्लोजिंग में तुम्हारे पास 800 यूनिट ही बचा, जिसमें 75% तुमने कंप्लीट किया। अच्छे से समझो, अगर इसने क्लोजिंग में 800 यूनिट ही इसके पास बचा तो इसके पास बचना कितना चाहिए था, आप खुद मुझे बताओ। अब यहां पर बोल रहा है नॉर्मल लॉस 10% हो सकता है टोटल इनपुट का इंक्लूडिंग यूनिट इन द प्रोसेस एट द बिगिनिंग। यानी अच्छे से समझो, मैं आपको इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। बोल रहा है नॉर्मल लॉस 10% हो सकता है टोटल यूनिट का इंक्लूडिंग ओपनिंग वाला, तो जिसको हम घेर रहे हैं ना इसी का 10% करना है, क्योंकि टोटल यूनिट का मतलब है जितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया और जितना हमारे पास बिगिनिंग में था। इसी के बारे में बोला है कि बिगिनिंग को इंक्लूड करके जो आएगा टोटल यूनिट उसका 10% तुम नॉर्मल लॉस करोगे। तो आप कैलकुलेटर उठाना, आप देखना कि भाई 9,000 यूनिट तुमने ट्रांसफर किया, 9,000 आ गया, प्लस तुम्हारा 800 का जो है वो क्लोजिंग में बचा रह गया, तो 9,800 हो गया। टोटल 11,000 होना चाहिए क्योंकि ये 11,000 है यहां पर। ओके, 11,000 है, तो आप एक बार कैलकुलेटर में करना कि 9,000 प्लस 800 तुम्हारा क्लोजिंग में होना चाहिए। ओके, प्लस 11,000 का 10% यानी 1100 नॉर्मल लॉस होगा, तो आप इसमें 1100 को भी जोड़ दो, तो 10,900 जो है ये आपका होना चाहिए था टोटल यूनिट। अभी भी 100 यूनिट शॉर्ट पड़ रहा है क्योंकि इसका टोटल तो 11,000 हो रहा है, तो 100 यूनिट इज एन एबनॉर्मल लॉस। ओके, आपको सोल्यूशन के साथ समझ में आ जाएगा। स्क्रैप का जो रेट है वो 10 रुपया है पर यूनिट का। आपको बोल रहा है कि स्क्रैप जो है ना वो 100% कंप्लीट हो चुका है। ओके, यानी स्क्रैप वाला जो है ना, तुम 10 रुपया में जो बेच रहे हो और तुम्हारा जो 11,000 का 10% 1,100 यूनिट तुम जो बेच रहे हो 10 रुपए के रेट पे, वो पूरा बन गया था तब स्क्रैप हुआ था। आपको बोल रहा है इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट तुम दिखाओ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन दिखाओ। ओके, तो चलो मैं आपको सोल्यूशन के साथ समझाता हूँ। ये फीफो मेथड है, कोई हार्ड नहीं है। आप बोलोगे मेरे पास टोटल 1,000 और 10,000 इतना यूनिट था। अगर हम आज का बात करें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का बात करें, तो मैंने 1,000 का 40% सिर्फ 400 बनाया है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब है कि तुम 1,000 यूनिट के पीछे 40% लगाए हो अपना खर्चा, तो तुम 400 यूनिट को पूरा बनाए हो, ये समझ लो तुम, क्योंकि वो भी इक्वली हुआ। फिर 9,000 यूनिट मैंने ट्रांसफर किया है, तो मैंने 8,000 यूनिट और ज्यादा फुल्ली बनाया होगा तभी मैंने ट्रांसफर किया होगा। 9,000 यूनिट में मैंने 1,000 यूनिट तो वो दिया होगा ना जो ओपनिंग वाला है, और 9,000 मैंने ट्रांसफर किया, तो जो डिफरेंस 8,000 है ये मैंने फ्रेश में इनपुट बनाया होगा, जो कि 100% मैंने बना दिया होगा, तभी मैंने उसको ट्रांसफर किया। ओके, नॉर्मल लॉस मेरा जो है वो उसका 10% कर दोगे दोनों का, तो 1,100 आएगा। ये मैंने आपको सम्स के साथ समझा दिया। यहां पर आप स्क्रैप के साथ नहीं दिखा सकते। ओके, यहां पर आप यूनिट लिख रहे हो तो यहां पर आप अमाउंट नहीं लिख सकते, यहां ये यूनिट में है 8,000 का 80%, तो आप यहां पर नॉर्मल लॉस वाला यूनिट नहीं दिखा सकते। जो कंप्लीट हुआ उसका कॉलम है ये वाला सबसे लास्ट वाला। ओके, यहां पर जो है ना जो कंप्लीट हुआ उसका यूनिट है। क्लोजिंग में 800 है, 75% कंप्लीट किए हैं आज, तो 75% ऑफ 800 करोगे तो वो दिखाओगे। देखो जब आप ओपनिंग दिखाओगे ना तो वही दिखाओगे जो आज हुआ है। तो ओपनिंग में 60% क्वेश्चन में दिया हुआ, यानी वो 60% कल कंप्लीट हो चुका था, 40% ही आज हुआ है। तो 100 में से 60 माइनस करके जो आया ना 40, वो लिखे हैं 400, मतलब 40% ऑफ 1,000। लेकिन क्लोजिंग में 75% कंप्लीट हुआ है, तो वो तो आज ही किया ना, क्योंकि क्लोजिंग है ना, वो आज ही किए होंगे, तो उसका सीधा 75% करके जो आएगा वो यहां लिख देना है। एबनॉर्मल लॉस आपका डिफरेंस 100 जो आ रहा है ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। आपको एबनॉर्मल लॉस मेरे ख्याल से 100 का आ रहा था, तो 100 एबनॉर्मल लॉस हो या कोई भी लॉस हो, क्वेश्चन में बोला था कि भाई वो 100% कंप्लीट हो चुका है, तो एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट का है जो कि 100% कंप्लीट हो चुका था, तो 100 का 100% करोगे तो 100 आएगा। यहां पर आपने दिखा दिया। अब आपको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। आप बोलोगे ना कि मेरा टोटल जो खर्चा लगा है ना भाई आज ओपनिंग वाले का 40% खर्चा कर 40% बनाने में और 10,000 यूनिट को नया नया बनाने में,
मेरा 19,30,000 रुपये खर्चा लगा है आज का खर्चा, क्योंकि एक जो और खर्चा दिया हुआ है 1 लाख समथिंग, वो तो कल 60% जो 1000 यूनिट को बनाए थे उसका खर्चा है। तो आज मेरा 19,30,000 रुपये खर्चा लगा है, जिसमें से मेरा लॉस भी हुआ है, नॉर्मल लॉस 1100 यूनिट का। तो नॉर्मल लॉस को 10 रुपये के रेट पर बेच के जो मिल जाएगा ना मुझे, उतना से हम अपने कॉस्ट को कम कर देंगे, वो मेरा 19,000 हो जाएगा नॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद। अब नॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद मैंने देखो हम बोलेंगे कि मेरा इतना का खर्चा हुआ, टोटल 19,19,000 का खर्चा हुआ, और हम अगर इक्विवेलेंट यूनिट देखें तो मैंने बनाया है 9100 यूनिट, इतना ही इक्विवेलेंट यूनिट बनाया। उससे उसको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट ही लेना पड़ेगा परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके। जो रेट आया ना इसी रेट पर सबको वैल्यू कर देंगे। इसी रेट पर हम बोलेंगे कि ओपनिंग में मैंने 400 यूनिट ही बनाया, 1000 का 40% देखेंगे, 400 यूनिट को ही इतना रेट पर मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ओपनिंग के पीछे इतना खर्चा किया। उसके बाद देखो आप यहां पर जब दिखाओगे ना तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाना। आप कल वाला जो 60% बना ना, देखो आपने यहां पर 400 यूनिट दिखाया, 400 यूनिट दिखाया, तो 1000 का 40% 400 दिखाया, तो 1000 का 60% करोगे तो 600 यूनिट यहां पर लिख देना, जहां पर कुछ इन्होंने नहीं लिखा है। 600 यूनिट बनाने के पीछे 1,10,000 का खर्चा हो, ये क्वेश्चन का पहला लाइन में दिया हुआ था, ये भी यहां पर लिख देना। तो टोटल 1000 यूनिट के पीछे, अच्छे से देखना, टोटल 1000 यूनिट के पीछे इसके ऊपर का दोनों खर्चा को जोड़ करके यहां पे लिख देना कि इतना खर्चा लगा है टोटल 1000 यूनिट के पीछे। तो इतना खर्चा को अगर 1000 से डिवाइड करोगे भाइयों एवं बहनों, तो आपको ये रेट पता चल जाएगा। ओके, तो ये वाला रेट वैसे लिख देना। ओके, उसके बाद आप जो क्वेश्चन में अभी निकाले हो रेट, उसको तीनों में लिख दो। जो आप ऊपर में यूनिट निकाले हो वो यहां लिख दो, 8100 और 600, उससे मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे लास्ट वाले कॉलम में लिख दो। बस ये वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 है, ये वाला हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है वेटेड एवरेज मेथड से निकालिए। वेटेड एवरेज मेथड इज कॉपी पेस्ट ऑफ प्रीवियस सम्स, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वेटेड एवरेज मेथड में ना ये थोड़ा बदमाशी करता है, ये बोलता है ना कि हम ये मानेंगे कि पूरा का पूरा 9000 यूनिट जो है वो 100% आज ही बना है, आज ही बना है। तो आप भी बोलो तो हम भी ये मानेंगे कि जब खर्चा तुम लेने लगोगे ना 19,30,000, तो जो कल 60% बना था ना उसका भी खर्चा हम यहां पर जोड़ देंगे। नॉर्मल लॉस तो पहले भी माइनस हुआ था, अभी भी माइनस होगा 11,000 का, 1100 का 10 रुपया करके, ये तो अभी माइनस होगा। लेकिन जब कॉस्ट 19,30,000 दिखा रहे हो ना, क्योंकि यहां पर आप मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप यहां पर जो है वो 8,000 यूनिट और 1000 का 40% सिर्फ 400 यूनिट, 8,400 नहीं ले रहे हो आप, यहां पर पूरा 9,000 ले लिए आप, वो 1000 का 1000 पूरा ले लिए। ओपनिंग वाला भी आज ही मैंने बनाया है, आपको वेटेड एवरेज में ये करना है। तो अगर आप कल के 60% को भी आज ही समझ रहे हो, तो कल जो खर्चा लगा था ना उसको आप खर्चे के टाइम में ऐड कर देना। बस टोटल खर्चा का उतना ही जो आपका यहां पर आया था सेम, बाकी सब प्रोसेस सेम है जो पिछले बताया था। तो यूनिट से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो यहां पर लिख देना, बाकी सब प्रोसेस सेम टू सेम है। यहां पर जब आप दिखाओगे तो आप टोटल 9,000 को ही उसी रेट पर दिखाना जो आपको नीचे में दिया गया, और बाकी ये तो आपको पता ही है, जो नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP है वो आपको दिखाना है। ओके, इसी के साथ जो आपका 5 नंबर इलस्ट्रेशन है वो भी खत्म हुआ, और मैं आपको एक बार लेके चलता हूं अगला जो इलस्ट्रेशन है उसमें। देखो ये जो इलस्ट्रेशन है ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है। मैं आपको एक बार समझाता हूं, ठीक है। मान लो कि 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस से होने के बाद जो है वो सामान बन के निकलता है। मान लो राम है, लक्ष्मण है और ये भरत है। ओके, ये 3 है, राम, लक्ष्मण और ये भरत है, ठीक है, फिनिश स्टॉक। तो जब ये बन रहा था, प्रोसेस 1 था, ये प्रोसेस 1 जब था, जो हमारे राम जी हैं, उनको जब प्रोसेस 1 का दिया गया तो उनको बोला कि उनको बोला गया कि आपको जो है वो ओपनिंग स्टॉक का 7500 यूनिट्स आपके पास है। ओके, और उन्होंने इतना सारा खर्चा किया, आपका क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड के पीछे उन्होंने ये 3 खर्चा किया। ओके, फिर जो लक्ष्मण जी हैं यानी जो प्रोसेस 2 है, उनके पास ओपनिंग स्टॉक का 9,000 है। ओके, ओपनिंग स्टॉक 9,000 है, अच्छे से सुनना। और जो फिनिश स्टॉक है, जो भरत जी हैं, उनके पीछे 22,500 है। अब ये सारा अमाउंट जो है ना वो रुपीज में है, ये यूनिट में नहीं है। ओपनिंग स्टॉक रुपीज में दिया हुआ है, यहां पर देखो ओपनिंग स्टॉक रुपीज में दिया हुआ है, यानी ये लोग पर यूनिट में कुछ नहीं दिया, खुद ही निकाल के दे दिया है। ओके, ओपनिंग स्टॉक एंड सारा खर्चा यहां तक ये लोग खुद ही दे दिया। उसके बाद इन्होंने खुद ही क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है। तो ओपनिंग अगर डेबिट में लिखोगे भाइयों एवं बहनों, इसको एक PL के जैसे समझना, प्रॉफिट एंड लॉस के जैसे, तो क्लोजिंग क्रेडिट में लिखोगे, और तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बस इसमें इसने ये बोला कि देखो आप अच्छे से समझो, राम, लक्ष्मण, भरत ये तीनों अपने भाई ही हैं, तो ये लोग आपस में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 या फिनिश स्टॉक, ये तीनों जो है ना वो एक ही कंपनी के अंदर में आता है। तो ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को भेजेगा तो कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, आप खुद ही बताओ। फाइनल प्रॉफिट तो कंपनी कमाएगा ना एक ही बार इस सामान के पीछे। तो प्रोसेस 1 ने जो प्रोसेस 2 से कमाया वो आपको कॉस्ट से हटा के दिखाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे प्रॉफिट का कॉलम भी आपको बनाना पड़ेगा, कॉस्ट का कॉलम अलग बनाना पड़ेगा और टोटल का कॉलम अलग बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बस यही थोड़ा डिफरेंट है।
इस क्वेश्चन में। तो आपको बोला है कि क्लोजिंग में इतना इतना बचा है, प्रोसेस 1 जो प्रोसेस 2 को भेज रहा है, तो यानी प्रोसेस 2 बोल रहा है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। बस आपको कुछ नहीं करना है, राम जी जो है वो बहुत ही कृपालु हैं, उन्होंने ओपनिंग स्टॉक पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया, प्रोसेस 2 को ऐसे ही भेज दिया। लेकिन प्रोसेस 2 जो है वो थोड़े से गुस्सैले हैं, उन्होंने 1500 प्रॉफिट कमा लिया, इनके ओपनिंग स्टॉक में 1500 का प्रॉफिट है, ओके। और जो ये हैं इन्होंने 8250 का प्रॉफिट कमाया है अपने ओपनिंग स्टॉक में से। आपको जब दिखाना है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप अपने ओपनिंग स्टॉक में से इस प्रॉफिट को माइनस करके जो कॉस्ट बचेगा वो आप कॉस्ट में दिखाना, प्रॉफिट जो दिया हुआ सबसे नीचे में ये आप प्रॉफिट में दिखाना, और टोटल को टोटल में दिखाना। लेकिन जो प्रोसेस 1 है उसमें 7500 ही होगा, प्रॉफिट नील होगा, क्योंकि प्रॉफिट इसमें कुछ है ही नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां पर बोल रहा है कि आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो रहा है, ओके। और प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होने के टाइम में 25% प्रॉफिट जो है ऑन ट्रांसफर प्राइस चार्ज किया जा रहा है। 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, ध्यान देना वर्ड पे। प्रोसेस 2 जब ट्रांसफर कर रहा है फिनिश स्टॉक में, तो वो 20% का प्रॉफिट चार्ज कर रहा है ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, लेकिन इसको अलग से शो करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है कि स्टॉक जो इन प्रोसेस में है इन वैल्यू इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। जो भी स्टॉक प्रोसेसेस में है, प्रोसेसेस मतलब क्लोजिंग में बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, प्रोसेस 2 में अगर कोई स्टॉक आपको क्लोजिंग में दिख रहा है ना, तो वो प्राइम कॉस्ट के ऊपर में वैल्यू होगा, उसका कॉस्ट। फिर आपको बोल रहा है फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम द प्रोसेस 2। अब फिनिश स्टॉक में अगर कोई स्टॉक बचा हुआ है तो उसका वैल्यूएशन उसी दाम पर होगा जिस दाम पे प्रोसेस 2 से उसने सामान लिया है। मेरे बात को ध्यान देना, अभी सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा आपको। फिर फाइनली फिनिश स्टॉक को जब सामान मिल गया तो उसने बेच दिया 1,40,000 में, ओके। 1,40,000 में उन्होंने बेच दिया, ओके। आगे आपको बोल रहा है कि प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट एंड फिनिश गुड्स अकाउंट बनाइए शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। अब मैं आपको बताता हूं, राम जी के लिए यानी प्रोसेस 1 के लिए टोटल भी यही है, कॉस्ट भी यही है, प्रॉफिट इन्होंने कुछ नहीं कमाया। डायरेक्ट मटेरियल आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा दिया हुआ, डायरेक्ट मटेरियल में टोटल भी यही है, टोटल कॉस्ट भी यही है, ओके। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, ये डायरेक्ट वेजेस भी टोटल भी यही है, कॉस्ट भी यही है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है कॉस्ट में। ऊपर वाले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को जोड़ दोगे तो ये प्राइम कॉस्ट आएगा, जो कि सेम टू सेम आएगा। क्वेश्चन से देख के ही सारा अमाउंट लिख रहे, कोई मेरे मन का नहीं है। ओवरहेड भी क्वेश्चन से देख के लिख दो और जोड़ दोगे उसको प्राइम कॉस्ट में तो आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ दोगे भाइयों एवं बहनों तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ओके। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट आपको आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना। अब मैं आपको लेके चलता हूं, इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो रहा है ना, चलो मैं आपको लेके चलता हूं, एक बार दिखाता हूं। इन्होंने बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3700 का है, ओके। 3700 का क्लोजिंग स्टॉक है, ओके। 3700 का क्लोजिंग स्टॉक है। अब उसके बाद हम आपको एक बार समझाते हैं। 3700 का अगर क्लोजिंग स्टॉक है और राम जी जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, उनमें कोई इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट नहीं है, तो ये 3700 ही इनका कॉस्ट भी हो जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं है, ओके। अब आप क्या करोगे कि यहां पर आप क्या करोगे कि जो आपका टोटल आया कॉस्ट का, कॉस्ट का जो टोटल आया, आप यहां तक जब जोड़ोगे ना, ये देखो ना आपका टोटल आया ना कॉस्ट का 4420, उस 4420 को आप लिख दो। तो इस टोटल में क्या कोई ऐसा भी है जो आज नहीं बिका कल बिकेगा या अगले प्रोसेस के पास जाएगा या क्लोजिंग में पड़ा हुआ, तो ये जो क्लोजिंग में पड़ा हुआ ये आप माइनस कर दो। जो बच गया ना ये अपने आप में 75% ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि प्रोसेस 1 जब प्रोसेस 2 को भेजता है ना तो वो 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस चार्ज करता है, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो आपको तो ट्रांसफर प्राइस लिखना है, अच्छे से सुनो, ये 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस बोला, ऑन ट्रांसफर प्राइस बोला, आपको ट्रांसफर प्राइस पता ही नहीं है क्वेश्चन में। यानी अच्छे से सुनो, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, आपको नहीं लगता कि 44200 इतने अमाउंट का सामान जो है वो प्रोसेस 1 ने बनाया, तो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करने लगेगा। तो जैसे ही वो ट्रांसफर करेगा ना, तो प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करने के टाइम में प्रोसेस 2 बोलेगा कि तुम मुझे ट्रांसफर प्राइस पर ट्रांसफर करो। प्रोसेस 1 को ट्रांसफर प्राइस पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो प्रोसेस 1 का खर्चा लगा है ना उसमें 25% ऐड करके प्रोसेस 2 को भेजेगा, ठीक है। और 25% किसका, 25% ऑफ ट्रांसफर प्राइस। तो इसको तो ट्रांसफर प्राइस पता ही नहीं है, इसीलिए क्या होगा कि ये जो 44200 जिसमें से 3700 का सामान प्रोसेस 1 खुद रख लिया है क्लोजिंग में, बाकी वो प्रोसेस 2 को भेजेगा, ये अपने आप में 75% ही है। तभी तो इसको 75% से डिवाइड करोगे और 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो 5400 आ जाएगा, यानी 54,000 आ जाएगा। 54,000 इज द ट्रांसफर प्राइस। 54,000 का आप 25% करोगे तो वो आएगा 13,500। ये है ट्रांसफर प्राइस का प्रॉफिट। समझ में आया?
ट्रांसफर 54,000 जो है वो टोटल ट्रांसफर प्राइस है, इसका 25% करोगे तो आएगा प्रॉफिट, जो कि आपका जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट में लिखना था, 54,000 यहां लिखना था, डिफरेंस जो होगा वो कॉस्ट में लिखना था। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, प्रोसेस 2 में आपको लेकर चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक इनका ऐसे ही दिया हुआ था और इनके क्वेश्चन में नीचे में दिया हुआ था कि इन्होंने ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट 1500 कमाया है। प्रोसेस 2 ध्यान देना प्लीज, 1500 कमाया है तो 1500 को 9000 में से माइनस कर दो, 7,500 लिख दो। बाकी जो प्रोसेस जो यहां पे लिखे हो ना, जो यहां पे लिखे हो कि प्रोसेस 2 में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वाला, इसको कॉपी पेस्ट लिख दो प्रोसेस 2 में, इसको कॉपी पेस्ट लिख दो प्रोसेस 2 में। यहां पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट लिख दिया, बाकी ये सब मैंने क्वेश्चन से देख करके लिखा, फिर ये प्राइम कॉस्ट को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद ये सब को ऐड करके मैंने प्राइम कॉस्ट निकाला, यहां तक का मेरे को ऊपर वाला ऐड करके ही आ गया। उसके बाद हम ओवरहेड का खर्चा जोड़ दिए और वो टोटल कॉस्ट आ गया, इस दोनों भाई साहब को ऐड करके यहां पर मेरा आ गया टोटल कॉस्ट। अब यहां पे रुक जाओ, यहां पे रुक जाओ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं, आपको बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो प्रोसेस 2 है वो अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करता है प्राइम कॉस्ट के ऊपर में। यानी आपका यहां पर हम थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए। देखो ये प्राइम कॉस्ट आपको दिख रहा है, आपको क्वेश्चन में प्रोसेस 1 का पहले डेटा दे दिया था, उसके बाद प्रोसेस 2 का जब डेटा दिया था तो वो बोला था कि स्टॉक आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, ये है प्राइम कॉस्ट। तो आप बोलोगे कि 75,000 का जब प्राइम कॉस्ट लगता है तो वो उसमें प्रॉफिट जोड़ के वो 90,000 में टोटल हो जाता है। तो अगर ये 45,000 का है, मतलब 4500 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो कितना इसमें कॉस्ट रहा होगा, क्योंकि आपने कॉस्ट ऊपर रखा है, ओके, और आप इसको डिवाइड कर रहे हो 90,000 से, जो पर यूनिट का आएगा वो कॉस्ट आएगा, इसको आप 4500 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें कॉस्ट का पोर्शन इतना ही है 4500 में। अब जो डिफरेंस आएगा 4500 और 3750 में, उसका डिफरेंस को आपको प्रॉफिट में लिख देना है। यहां तक आपको पता चल चुका होगा, ओके। थोड़ा सा नीचे आते हैं और आपको हम अगला कैलकुलेशन समझाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको बोलना है कि भाई तुम्हारा जो कैलकुलेशन था ये मैंने निकाल लिया है, आपका टोटल कॉस्ट क्या आ गया। यहां तक देखना, अभी आपको प्रॉफिट नहीं पता है और ये वाला अमाउंट भी आपको नहीं पता है और प्रॉफिट भी नहीं पता है। अभी आपने यहां तक सॉल्यूशन किया है और आपको जहां मैं टिक कर रहा हूं उसके लेफ्ट वाले अमाउंट आपको पता है। तो अगर उसका लेफ्ट वाला अमाउंट पता है तो क्या आपको टोटल कॉस्ट पता है? तो हाँ, टोटल कॉस्ट मुझे पता है 94,500। क्या आपको टोटल में क्लोजिंग स्टॉक पता है, जो आपको मैंने जस्ट प्रीवियस प्रोसेस में ऊपर में क्लोजिंग स्टॉक का ही वैल्यू माइनस करवाया था, तो वो आप माइनस कर दो भाइयों एवं बहनों। आपको टोटल में ये पता है ना 94,500, और आपको टोटल में क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये भी पता है 4,500, ये माइनस कर दो। क्या प्रोसेस 2 भी कोई प्रॉफिट कमा रहा है? तो हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोसेस 2 जो है, रुको, प्रोसेस 2 जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, प्रोसेस 2 20% कमा रहा है और आपको 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस बोल दिया, यानी ये अपने आप में 80% ही है, ये अपने आप में 80% ही है। आप 80% से डिवाइड करो और 100% से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1,12,500। उसी 1,12,500 का 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी का 20% जो प्रॉफिट आप अभी निकाले हो ये आप प्रॉफिट में डाल दो, 1,12,000 दे दो, दोनों का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट हो जाएगा। बाकी आप दोनों साइड क्लोज करोगे तो आप बोलोगे कि सब कुछ तो मैच ही कर गया, बस ये बेचारा मैच नहीं कर रहा है। प्रॉफिट वाला यहां पर जो है जोड़ करके आया है 15,000, लेकिन ये आपका इस अमाउंट को प्रॉफिट के साथ ऐड करोगे तो आ रहा है 37,500। 37,500 यहां पर लिख देना और बोलना ये 22,500 का डिफरेंस जो प्रॉफिट है ये मेरा अभी नया में हम फिनिश स्टॉक के पीछे मेरा प्रॉफिट इंक्लूडेड था ये वाला, और इसी को टोटल में दिखा करके इधर ये भी मैच कर लेना। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको फिनिश स्टॉक समझा देते हैं। फिनिश स्टॉक में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ओपनिंग स्टॉक मेरा इतना है और उसके पीछे प्रॉफिट मेरा इतना है, दोनों को माइनस करके टोटल में से प्रॉफिट को माइनस करके आपने कॉस्ट निकाल लिया। ओके, कॉस्ट निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि प्रोसेस 2 से जो आपने, देखो अभी जस्ट आपने प्रोसेस 2 में लिखा होगा ना, प्रोसेस 2 में जो आपने यहां पर लिखा, यहां पर जिसको मैं अभी घेर रहा हूं, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो प्रोसेस इसी को कॉपी पेस्ट कर दो फिनिश स्टॉक में, क्योंकि प्रोसेस 2 के क्रेडिट साइड में जो है वो फिनिश स्टॉक के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो ये दो अमाउंट आपको पता चल चुका है। ओके, ये दो अमाउंट आपको पता चल चुका है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। क्वेश्चन में लास्ट में ये बोला था कि, अच्छे से सुनना, फिनिश स्टॉक में अगर कुछ सामान बच गया है, क्वेश्चन के लास्ट में खुद पढ़ लेना, तो उसका वैल्यूएशन होगा उस रेट पर जिस रेट पर प्रोसेस 2 से उसने सामान लिया है। क्या आपके पास दो आंख है और आपको दिख रहा है कि प्रोसेस 2 से इसने इस रेट पर लिया है, ये टोटल कॉस्ट है और उसका प्रॉफिट जोड़ के हो जाता है इतना, और क्लोजिंग में इनके पास बच गया है इतना, मल्टीप्लाई करके निकाल दो, ये है कॉस्ट का पोर्शन इनका, तो जो डिफरेंस है वो है प्रॉफिट का पोर्शन। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, जिसमें मैंने टिक लगाया वो आपका निकल गया। अब आपका ये कॉस्टिंग पीएल का पोर्शन बाकी, मैं आपको समझाता हूं। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बोलना है कि भाई
जो हमारा टोटल है यहां पर कॉस्ट का, क्योंकि आपको ये भी पता है ये भी पता है, ये आपका 90,000 है, इस 90,000 को यहां भी लिख दो और 90,000 में से ये वाला माइनस कर दो, 7575 को माइनस कर दो, तो ये कॉस्ट का पोर्शन आपको पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन में 1,40,000, एक बार मैं आपको नीचे लेकर चलता हूं। क्वेश्चन में 1,40,000 पे हम बेच रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, 1,40,000 पे हम बेच रहे हैं, ये भी दिया हुआ है, तो इस दोनों का टोटल आप कर दोगे, यहां लिख दोगे। ओके, और इसी टोटल को अगर आप यहां पे लिख दोगे तो इस दोनों को जोड़ करके जो आया ना, उसका जो डिफरेंस है, ये आपको प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। वही प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो आपको यहां पर पता चल गया ना, इसी प्रॉफिट को आपको यहां पे लिख देना है। अब आप बोलोगे कि जब मेरे को, अच्छे से सुनो, जब आपको 82425 कैसे पता चला, 82425 कैसे पता चला, 82425 आपको पता चला कि आपको डेबिट साइड में कॉस्ट का टोटल 90,000 पता चल चुका था, उसी को आपने क्रेडिट साइड में लिखा और उसमें से ये वाला माइनस करके जो बचा, ये आपका हो गया 82425, ये आपने यहां पे लिख दिया, ये वाला क्वेश्चन में ही दिया हुआ, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है, इस दोनों को जोड़ दोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा इतना। अब इसको यहां पर लिख दोगे तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपने इतना ही लिखा है ना, तो जो डिफरेंस बचेगा ये प्रॉफिट आपको यहां दिखाना पड़ेगा और मैच करने के लिए आपको टोटल कॉलम में भी उतना ही प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। बस खेला खत्म है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो यहां पर एमसीक्यू दिया हुआ, इस एमसीक्यू को कर लेना, बुक में सबसे लास्ट में आपको आंसर दिखेगा और यहां पे ये एमसीक्यू है। एग्जाम में इस तरह का एमसीक्यू नहीं आता है, एग्जाम में आपको बड़ा सा सम्स दिया रहेगा, जैसे अभी सितंबर 24 एग्जाम में भी वैसे ही आया है, उसको सॉल्व करोगे और उसके पार्ट बाय पार्ट आंसर में जो पार्ट बाय पार्ट जो आंसर आया रहेगा, उस आंसर के बेसिस पर आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। 15 टू क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू में, सारा 2 मार्क्स का रहता है और सब केस स्टडी के बेसिस पर, यानी बड़ा बड़ा सम्स के ऊपर बेस्ड करके 4-5 तो केस स्टडी, 4 केस स्टडी पे बनाया जाता है। ओके, तो हम आपको ये कह रहे हैं कि वीडियो में यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एमसीक्यू इस पेज में और आगे 14 नंबर तक शायद दिखेगा, ये आप खुद से कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रोसेस कॉस्टिंग में थ्योरी जो है, एग्जाम में आपको पता ही होगा कॉस्टिंग में थ्योरी भी आता है, आप ये थ्योरी भी कर लेना खुद से, क्योंकि थ्योरी में आप कीवर्ड आपको लर्न करना पड़ेगा बुक से, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करना, आपको ऑलरेडी हम सेम टू सेम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप करना, हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, इक्विवेलेंट वाला है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करना, मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि इसमें ओपनिंग WIP भी दिया हुआ है, ये मैं आपको करवाऊंगा। ओके, अभी करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये भी हम आपको ओपनिंग WIP वाला अभी एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, तो इसमें भी ओपनिंग WIP है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके, जैसे अभी हम आपको क्वेश्चन 4 करा देंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन 6 आपका होमवर्क हो जाएगा। सिर्फ जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही जनवरी 25 वाले बच्चों को नहीं करना है, क्योंकि ये नया नया ऐड हुआ जो कि मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बच्चों को करना है। वैसे ये चैप्टर, इसके कॉन्सेप्ट, इसके सम्स सब कुछ सेम ही रहेगा, चाहे दुनिया जब तक रहे। प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है, ये कोई लॉ सब्जेक्ट या ऑडिट या टैक्स GST ये सब नहीं है, ये कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, ये पहले भी सेम था, आज भी सेम है, फ्यूचर में भी सेम रहेगा। तो आप इस वीडियो को कभी भी देखोगे वही कॉन्सेप्ट है, सारा सम्स को समझ लोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, अगर आपके पास इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके ले सकते हो, वैसे आप तो इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड कर ही लोगे, आपके पास हार्ड कॉपी में भी होगा। ओके, चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला कि देखो तुम्हारे पास जो है वो ओपनिंग WIP जो है वो 2000 यूनिट्स है। अब ओपनिंग WIP वही जो कुनाल वाला हम आपको सम्स बोले थे, या हम आपको ऐसे ही अभी समझाते हैं। ओपनिंग WIP 2000 यूनिट है, तो उस 2000 यूनिट में हम उससे पूछे कि भाई तुमने कितना खर्चा किया, तो उसने बोला कि हम टोटल में इतना खर्चा किए। तो हम बोले सबको बांट बांट के बताओ, तो उसने बोला मटेरियल के पीछे इतना किए, लेबर के पीछे इतना किए, 45,000 किए ओवरहेड के पीछे, ये उसने ओपनिंग WIP का खर्चा बताया। फिर मटेरियल जो इस साल उसको इंट्रोड्यूस किया गया वो 38,000 है प्रोसेस 1 में, तो उसके पीछे उसने खर्चा कर दिया 14,80,000 मटेरियल के पीछे, और लेबर के पीछे उसके पीछे खर्चा किया, यानी 38,000 के पीछे इतना, और ओवरहेड का खर्चा इतना किया 38,000 के पीछे। ओके, उसके बाद उसने स्क्रैप भी किया 3,000 यूनिट। उस 3,000 यूनिट में हम उसको पूछे कि भाई 3,000 यूनिट जो तुम स्क्रैप कर दिए, खराब कर दिए, उसमें मटेरियल कितना लगा था, तो उसने बोला 100% मटेरियल लग गया था, पर यूनिट पे जितना लगना चाहिए मटेरियल उतना 100% लग गया था, बस लेबर एंड ओवरहेड ही 80% ही लगा था, लेबर एंड ओवरहेड ही 80% लगा था। फिर क्लोजिंग में भी कुछ सामान उससे बन नहीं पाया और वो सामान बचा रह गया, तो 2,000 यूनिट क्लोजिंग में बचा रह गया। तो हम उससे पूछे उसके पीछे क्या खर्चा हुआ था, तो मटेरियल पूरा लग गया था लेकिन लेबर और ओवरहेड 80% ही लगा था। ओके, फिर उसने बना करके जो सामने वाले को दिया वो 35,000 यूनिट दिया। ओके, अब आप खुद ही देखो उसको दिए कितना, उसको 2,000 यूनिट प्लस 38,000 यूनिट यानी 40,000 यूनिट दिए, जिसमें से
जिसमें से उसने क्या किया 30,000 यूनिट स्क्रैप कर दिया। तो 40,000 में 3,000 माइनस कर दो, 37,000 बचा। 37,000 में 2,000 उसने क्लोजिंग जो WIP है वो उसका हो गया, बाकी जो है वो उसका फिनिश स्टॉक हो गया। ओके, चलो मैं आपको आगे समझाता हूं। 35,000 उसका फिनिश स्टॉक हो गया। आपको बोल रहा है कि तुम्हारा 5% ऑफ टोटल इनपुट जो है वो ओपनिंग WIP में इसका नॉर्मल लॉस है। ओके, ओपनिंग WIP में नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट है, और स्क्रैप को 20 रुपया पर यूनिट के रेट पे बेच सकते हैं। आपको इतना सारा अकाउंट बोला, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बनाओ, प्रोसेस वन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ। ये मैं आपको समझाता हूं, चलो एक बार। तो चलिए आपको बताते हैं जो इसका सोल्यूशन है वो बताते हैं आपको। आपको सोल्यूशन में आना है। सोल्यूशन में आपको दिखेगा, सोल्यूशन में आपको मैंने बताया था कि टोटल 40,000 का यूनिट था, 38,000 प्लस 2,000, उसमें से 35,000 इन्होंने ट्रांसफर किया अगले यूनिट में। ओके, यानी 35,000 पूरा बन गया, 100% बन गया। 35,000 यूनिट के पीछे मटेरियल 100% लग गया, और लेबर एंड ओवरहेड भी 100% लग गया। दैट इज व्हाई 35,000 यूनिट आपने इसमें भी लिखा। फिर जब नॉर्मल लॉस का बात आएगा, नॉर्मल लॉस का बात आएगा, क्योंकि यहां पर देखो टोटल में 38,000 प्लस 2,000 40,000 आया है, इधर भी टोटल में 40,000 लिखना पड़ेगा और इसको मैच करना पड़ेगा। तो जब नॉर्मल लॉस का बात आएगा तो नॉर्मल लॉस 5% ही हुआ, क्वेश्चन में बोला। तो 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ टोटल, यानी 40,000 का 5% करोगे तो 2,000 आएगा। और क्वेश्चन में भी नॉर्मल लॉस 40,000 का 5% 2,000 ही दिया हुआ, 2,000 यूनिट ही दिया हुआ है। आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो यहां पर देखो क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं और आप थोड़ा सा इसको देखो। ये क्वेश्चन में भी जो नॉर्मल लॉस का यूनिट है वो आपका 2,000 ही दिया हुआ है। ओके, ये देखो 2,000 यूनिट ही दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। ओके, सॉरी मैंने किसी और को टिक कर दिया। नहीं, यूनिट स्क्रैप जो है वो टोटल 3,000 दिया हुआ है, जिस 3,000 में से 2,000 ही नॉर्मल लॉस है, जिस 3,000 में से 2,000 ही नॉर्मल लॉस है। तो बाकी का 1,000 जो बच गया ना वो एबनॉर्मल लॉस है। ओके, तो जो 2,000 नॉर्मल लॉस है उसको यहां पर आप बाकी के यूनिट में नहीं लिख सकते, क्योंकि नॉर्मल लॉस में आप बाकी यूनिट, यानी वो क्या बोलते हैं आपका ओवरहेड में कितना था, मटेरियल में कितना था, ये नहीं लिखा जाता है। आप एक बार आप टोटल आउटपुट में आप लिख दिए, उसके बाद मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड में उसको नहीं लिखोगे। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में आपको लिखना पड़ेगा, जो यूनिट ट्रांसफर होगा वो, जो क्लोजिंग WIP है वो, और जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है उसको आपको मटेरियल में, उस मटेरियल कितना उसके पीछे खर्चा लग गया और ओवरहेड कितना लगा वो दिखाना पड़ेगा। तो इसमें मटेरियल भी 100% लग गया, यानी 1,000 का 100% 1,000 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लेबर एंड ओवरहेड जो है ना वो 80% ही लगा है। तो इसका अगर 80% करोगे तो 1,000 का 80% 800 होगा, ये आपको यहां पर लिखना है। ओके, नॉर्मल लॉस में ये नहीं लिखना है, नॉर्मल लॉस में पूरा लिखना पड़ेगा। अब क्लोजिंग WIP 2,000 यूनिट का हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखना 2,000 यूनिट है जिसमें 100% मटेरियल लग गया है। 2,000 का 100% आप देखोगे, 2,000 का 100% आप देखोगे, क्वेश्चन में एक बार जाते हैं। 2,000 का 100% मटेरियल लग गया, 2,000 का 80% लगा है लेबर एंड ओवरहेड 1,600। आप एक बार टोटल करके 37,400 निकाल लिया, 38,000 निकाल लिया। ओके, चलो मैं आपको एक बार नीचे लेके आता हूं। आप सोल्यूशन में जब लिखोगे तो आप बोलोगे कि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP जो है वो 80,000 है। आप एक बार क्वेश्चन में चले जाओ, ये वाला जो कॉपी पेस्ट है ये आप यहां पर उठा करके लिख दो। इस तीनों को यहां पर लिख दिया यहां पर, और इसका टोटल आपने यहां पर लिख दिया। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, जिसको मैंने मार्क कराया उसी का टोटल आपको लिखना है। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन में सर्किल करके दिखाया, वही यहां पर लिखना था। फिर कॉस्ट इनकर्ड दिस मंथ जो है वो इसको आपको यहां पर लिख देना है कि भाई टोटल में मेरा इतना खर्चा हुआ। क्या कुछ रियलाइज भी होगा तो वो कॉस्ट में से माइनस होगा। तो 2,000 यूनिट जो नॉर्मल लॉस है ना उसको 20 रुपए के रेट के हिसाब से बेच सकते हैं, उतना रियलाइज होगा, क्योंकि 3,000 यूनिट टोटल स्क्रैप हुआ, जिसमें नॉर्मल लॉस सिर्फ 2,000 है। 40,000 का 5% ही हो सकता है, 5% ही नॉर्मल लॉस हो सकता है। तो उस नॉर्मल लॉस वाले को 20 रुपए के रेट के हिसाब से बेच देंगे। ये आपने 20 रुपया करके जो आया ये आप टोटल में से भी माइनस करो, और यहां पर आप जो दिखा रहे हो मटेरियल में, मटेरियल से भी माइनस करो। तो आपका यहां पर टोटल कॉस्ट आ गया मटेरियल के पीछे, ये आपका आ गया मटेरियल के पीछे, ये आपका आ गया ओवरहेड एंड लेबर के पीछे, ये आपका इतना आ गया, इतना आपने टोटल में दिखा दिया। अब आप बोलोगे इक्विवेलेंट यूनिट कितना होगा, जो आपने अभी ऊपर निकाला ना, यहां पर 38,000 37,400 जो आप यहां पर निकाले हो, जो आप यहां पर निकाले हो, इसी को आपको लिखना पड़ेगा नीचे। नीचे थोड़ा सा आइए, और आपको इसी को लिखना पड़ेगा 38,000 37,400 लेबर के लिए, एंड लेबर एंड ओवरहेड बोला था तो ओवरहेड के लिए भी 37,400 ही होगा। इसको डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट यूनिट से, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट आपको पता चल चुका है, तो आप क्या करो, देखो सबसे पहले आप देखो कि आपको टोटल जो पता चला ना कि मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड सबको जोड़ करके ये टोटल है, टोटल पर यूनिट का कॉस्ट है।
तो 35,000 जो आप ट्रांसफर करोगे ना, इसको इस टोटल पर यूनिट के कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई करके दिखा दो कि भाई इतना रुपया में हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, लेकिन क्या क्या आप इसको भी क्या बोलते हैं, जो आपका एबनॉर्मल लॉस है 1000 यूनिट का, वो 1000 यूनिट जो मटेरियल में लगा है ना, वो उसमें 40 रुपया करके लगा है मटेरियल में, तो 1000 को 40 से मल्टीप्लाई करके वो दिखा दो। लेकिन लेबर और ओवरहेड में 1000 का 80% 800 यूनिट के पीछे ही लगा है, 10 रुपया करके लेबर में और 30 रुपया करके ओवरहेड में, ये आप मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। सिमिलरली आप जो वैल्यू ऑफ WIP है, जिसमें आपने 2000 और 1600 निकाला था, एक बार हम आपको दिखा देते हैं आपने सोल्यूशन में कहां निकाला था ये चीज। ये देखो, आपने ये निकाला था 2000 1600, ये जो आप क्लोजिंग WIP जिसको हम अभी सर्किल कर रहे हैं 2000 1600, इसी को आपको नीचे में लिखना है 2000 1600 और रेट अभी जो मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का 40 10 30 है, इसको लिख करके आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जब आप निकाल ही लिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप बोलोगे कि भाई देखो ऊपर वाले का कॉपी पेस्ट यहां पर करेंगे, जो मेरा ओपनिंग WIP है, जो अमाउंट यहां पर निकाले हैं ना ओपनिंग WIP का जो अमाउंट अपने यहां पर निकाले हैं 80,000 15,000 और 45,000, ओपनिंग आप आ जाइए प्रोसेस 1 के अकाउंट में आ जाइए, 80,000 15,000 और 45,000 को लिख देंगे और ओपनिंग WIP हमारा 2000 यूनिट का था। अब जब मटेरियल इंट्रोड्यूस का बात होगा तो हम लोग बोलेंगे कि मटेरियल मेरा 14,80,000 कॉस्ट आपका क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, ये देखो 14,80,000, और बाकी का जो दो कॉस्ट है वो उसके जस्ट नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ था 14,80,000 के नीचे, वो यहां पर लिख दिया, जो कि आपको क्वेश्चन में यहां पर दिख रहा है। आप लोगों के लिए मैंने एक बार फिर से PDF खोल करके क्वेश्चन वहां पे शो कर दिया। ओके, तो ये आपने सारा कॉस्ट लिख लिया। मटेरियल प्रोसेस अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, डेबिट में सारा कॉस्ट लिखते हैं, यहां पर ओपनिंग WIP का भी कॉस्ट डेबिट में आएगा। अब ये बोल रहा है कि जो 40,000 आपने डेबिट में लिखा ना कि मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ 38,000 और 2000 ओपनिंग WIP था, उसका 5% 2000 20 रुपए के रेट से बेच दिए, तो जो नॉर्मल लॉस को जिस रेट पे बेचते थे उसको तो क्रेडिट साइड में लिखते थे, अभी मैंने आपको सिखाया था, तो उसको क्रेडिट साइड में दिखा दिया। अब ये दोनों उसी रेट पर वैल्यू होगा, जो आपका क्या बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस 2 वाला उसी रेट पर वैल्यू होगा, क्योंकि क्लोजिंग WIP का तो आपने निकाल लिया ना 1,44,000, अभी आपने क्लोजिंग WIP का टोटल निकाला है, ये देखो 1,44,000। ओके, क्लोजिंग WIP का आपने 1,44,000 निकाला है, उसको यहां पर उठा करके डाल दो। आपने एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यू 72,000 निकाला है, उसको आप उठा करके यहां पर डाल दो, और एबनॉर्मल लॉस का 72,000 जहां निकाला है ना, उसी के जस्ट ऊपर आपने 28,000 यूनिट ट्रांसफर का भी वैल्यू निकाला है, इसको उसके नीचे डाल दो। बस हो गया, ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट। 28 लाख आप यहां पर डाल दो, आपका ये क्लोज हो गया। ओके, उसके बाद आप नॉर्मल लॉस दिखाओगे तो आप बोलोगे भाई 2000 जो है वो 20 रुपए के रेट के हिसाब से 40,000 हो रहा है, उतने ही में बेचेंगे तो ये आपका कॉस्ट लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर हो जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस में आप दिखाओगे कि 1000 यूनिट है, 1000 को 20 रुपए के रेट के हिसाब से यानी 20,000 रुपया तो इससे मिल जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो कॉस्टिंग PL में जाएगा, ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल में नहीं जाएगा, ये कॉस्टिंग PL में जाएगा। तो ये खत्म हो गया, इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर आपको जो अदर चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए तो ये आपको हमारे YouTube चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। बाकी जो चैप्टर है अगर आपको वो लेना है तो वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है या मेरे को कॉल करना है, और वो हम आपको अपने वेबसाइट के थ्रू देंगे, और वो चार्जेबल रहेगा बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। और डिस्क्रिप्शन में गिवन वेबसाइट के लिंक पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट बाई कर सकते हो, या बाई करने से पहले मेरे से कोई बात करना होगा तो आप वो कर सकते हो। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। आपको मैंने जो होमवर्क दिया वीडियो के स्टार्टिंग में बता करके कि प्रीवियस 10-12 अटेम्प्ट के RTP में कुछ डिफरेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग का सम्स, वो आपको सम सॉल्व करना है, प्लस टेस्ट योर नॉलेज के अंदर से जो मैंने सम्स दिया वो आपको रिटन प्रैक्टिस कर लेना है और कुछ नहीं करना है। बस इसी को वीडियो को पॉज करके जितना क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवाया उसका लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, जब भी आप एग्जाम दोगे उस एग्जाम के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चाहे CA फाइनल, CA इंटर, CA फाउंडेशन, CMA इंटर, आप जब भी एग्जाम दोगे आपके CA इंटर के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोगों से कांटेक्ट करना, जो कि गारंटीड फॉर मैचिंग मिनिमम 60% का गारंटी के साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मैच उससे बहुत ज्यादा परसेंट करता है। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट आपके अच्छे एग्जाम के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम ऑफ एलिट CA।